हम स्टार्ट कैसे किए, एक समरी ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला रिस्क। रिस्क जो होता है डिसीजन से आता है, डिसीजन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बेसिस पे आएगा एक आउटकम। आउटकम को मैं देखूंगा कि क्या वो आउटकम मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है। उसके बाद मैंने देखा रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स में मैंने प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंट के चार प्रोबेबिलिटी ये देखा, चार इवेंट्स देखा, जिसमें मैनेजमेंट जो ज्यादातर भूलता है वो कौन सा इवेंट है, लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट वाला इवेंट। सबसे डेंजर कौन सा है, हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, उसके लिए रिस्क को अवॉइड ही करो, उसकी तरफ मत जाओ। रिस्क और अनसर्टेनिटी में देखा, अनसर्टेनिटी वो चीज है जिसका इवेंट पता है बट प्रोबेबिलिटी नहीं पता। फिर हमने एक इंश्योरेंस कंपनी के बताया कि हाउ इंश्योरेंस कंपनी डाइल्यूट्स इट्स रिस्क बाय टेकिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंश्योरर। फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र जो तुमको नींद में उठा के भी याद होना चाहिए, वो होता है प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, इवेलुएट द रिस्क, ट्रीट द रिस्क एंड मॉनिटर द रिस्क। मॉनिटर कैसे करते हैं, सीआरओ मॉनिटर कैसे करते हैं, रिस्क रजिस्टर के थ्रू, जिसमें मैंने तुमको एक फॉर्मेट बताया था। फिर आता है रिस्क इवेंट। रिस्क इवेंट इज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल विच कैन बी कंट्रोल और कैन नॉट बी कंट्रोल। अब इसके बेसिस पे मैं रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाऊंगा। वो प्लान क्या होगा, आइदर टू रिटेन द रिस्क, ट्रांसफर द रिस्क, अवॉइड द रिस्क और रिड्यूस द रिस्क। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था किसका, स्कूल स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल दिया था, याद करो याद करो याद करो। और उसके बाद मैंने बताया था कि मैनेजमेंट कैसे होता है, इधर रिटर्न क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जहाँ पे मैंने कलर कोडिंग बताया था, मोदी जी कैसे कलर कोडिंग करेंगे, रेड ग्रीन और तुम्हारा ऑरेंज, जिसमें वो है ना कोरोना को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर मैंने वॉर और स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में बताया, वॉर जब होता है जो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, स्ट्रेस टेस्टिंग अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मैंने एग्जांपल दिया था 10,000 रुपए सॉरी 50,000 का लॉस होगा, बट व्हाट इज द लॉस दैट आई कैन फेस अंडर द 1% ऑफ द केसेस, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। अब नॉर्मल इवेंट होता है उसे स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। ऊपर हमने एक ब्लैक सॉन इवेंट के बारे में भी पढ़ा था जो कभी कभी आता है। बेसिल आईएसओ 315 और ओईसीडी के बारे में बताया, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एपेटाइट का मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिए थे, बहुत चीजों से रिलेट किया था, इफ यू रिमेंबर। तो रिस्क एपेटाइट जो होता है तुम्हारा वन विलिंगनेस टू टेक द रिस्क, बट रिस्क बट इफ आई टॉक द टॉलरेंस लेवल कि भैया तुम टॉलरेट कर सकते हो कि नहीं, है ना, तो उसके बारे में देखा। तीन प्रकार के बंदे रहते हैं, एक होता है फट्टू, एक होता है जिगरा और एक होता है बैलेंस। फिर हमने देखा इनहेरेंट रिस्क, रेसिडुअल रिस्क। क्लास में मास्टर जी रहेंगे तो तुम चीटिंग करोगे, क्लास में मास्टर जी नहीं रहेंगे तो तुम चीटिंग करोगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा मेरा कंट्रोल स्कोर बन जाएगा। फिर मैंने बताया गवर्नेंस रिस्क है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। फिर मैंने बताया ईआरएम, ओवरऑल रिस्क रिडक्शन, तुम्हें पूरे बिजनेस का रिस्क रिड्यूस करना है, ना कि तुम एक एक चीज के रिस्क के पीछे दौड़ोगे, तुम ओवरऑल रिस्क के पीछे दौड़ो, ओवरऑल रिस्क को तुम रिड्यूस करो। फिर मैंने लास्ट में जो कंक्लूड किया है क्रेडिट रिस्क के बारे में, ठीक है, लास्ट में मैंने क्या कंक्लूड किया है क्रेडिट रिस्क के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे, बट एक ओवरऑल व्यू मेरे को व्यू बन गया कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा अभी, है ना। हमेशा मैं जब भी लेक्चर खत्म करूंगा एक ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन से, है ना। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि रिस्क का टर्म कहाँ से आता है, रेजो का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क व्हिच इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इंपैक्ट ऑफ आउटकम। फिर हमने बोला कि एक एयरटेल का एग्जांपल दिया था, एयरटेल को कैसे रिस्क फेस हुआ था, है ना। रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटी से आती है, अनसर्टेनिटी एक बड़ा टर्म है। फिर हमने रिस्क का कई डेफिनेशन देखा, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा तुमको रिटर्न मिलेगा। फिर हमने ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन देखा है ना, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन देखा है ना। तो अपने ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन पढ़ा, है ना, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि डेफिनेशंस, कई सारे डेफिनेशंस है ना, सिग्निफिकेंट रिस्क, ईआरएम, है ना, बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि कई जो आईटी रिस्क है, ऑडिट रिस्क है, उसके तीनों के डेफिनेशंस देखे, है ना, तीनों के डेफिनेशंस देखे। और कई हमने पढ़ा आईसीआई, है ना, आईएसओ गाइडेंस, है ना, ये सब के तुमको बोला कि मैंने तुम डेफिनेशंस पढ़ लो, ठीक है, आईएसओ गाइडेंस और 315 के बारे में बताया। फिर मैंने तुमको बताया कि रिस्क और अनसर्टेनिटी का क्या रिलेशन है, रिस्क और अनसर्टेनिटी का क्या रिलेशन है, फाइनेंशियल रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया नेस्डेक के द्वारा, फाइनेंशियल रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया है इसके द्वारा, नेस्डेक के द्वारा। फिर हमने पढ़ा कि ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ हजार्ड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड सेफ्टी में हमने एक दो एग्जांपल देखे। सबसे पहले एग्जांपल देखा कि जो भोपाल की स्ट्रेटेजी का हमने एग्जांपल देखा, करेक्ट, है ना। इकोनॉमिक रिस्क का हमने एग्जांपल देखा कि इकोनॉमिक रिस्क से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी में, है ना, क्या क्या चीजें चेंजेस होगी, क्या क्या इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा। फिर हमने उसके बाद उसमें देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बेसिस पे तुम डिसीजन लेते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल के बारे में मैंने बात किया है ना, टेबल एट द एंड, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में मैंने बात किया कि जो कॉर्पोरेट को कौन कौन सा रिस्क फेस होता है और उसका रिस्क एरियाज क्या है। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को हमने चार प्रकार से बांटा है, बिजनेस रिस्क, इंटरनल, एक्सटर्नल,
है ना। इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। इंटरनल को हमने 3 प्रकार से फर्दर बांटा है, ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल और फिजिकल। फिर एक्सटर्नल को बोला कि इकोनॉमिकल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर के बेसिस पे। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का हमने एग्जांपल दिया। अनकंट्रोलेबल के लिए हमेशा अपन कंटिजेंसी प्लान बनाएंगे। और ये अनकंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है, अनइंश्योरेबल होता है। कोसो कोसो क्या बोलता है भैया, कोसो ने 3 प्रकार से रिस्क बोलता है, वो होता है ऑपरेशनल या तो फाइनेंशियल और कंप्लायंस रिस्क, है ना। तीनों का अपन ने मतलब देखा। इनहेरेंट रिस्क और रेसिडुअल रिस्क मैंने तुमको मतलब बताया था, एग्जांपल दिया था क्लास में मास्टर जी का। फिर बोला था आईसीएस स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट। आईसीएस स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट क्या बोलता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले बोलता है स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तीनों को मतलब समझे अपन ने। और नॉलेज रिस्क 4 प्रकार से बढ़ता है ना, चारों के अपन ने मतलब समझे। फिर अपन ने देखा ओपन ग्रुप्स, ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड और ये प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्फिडेंस सबसे बढ़िया चीज था, मजा आ गया यहाँ पे, है ना। इसको अपन ने कितने प्रकार से बोला सर, ये 4 प्रकार से। और सर फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार से, सर 5 प्रकार से। उन दोनों के बेसिस पे जो आउटकम आएगा वो होगा मेरा ये, है ना। लो 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 रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई रिस्क। फिर हमने ने देखा आईसीए गाइडेंस और रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, जिसमें मैंने तुमको ये इसके बारे में बताया, करेक्ट। यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि सॉरी, है ना। यहाँ पे अपन ने देखा बढ़िया सा डायग्राम देखा कि यहाँ पे अपन कैसे शिफ्ट होगा, रिस्क को कैसे शिफ्ट करना, कौन से तुम्हारा रिस्क एपेटाइट होगा, पहले उसके बेसिस पे रिस्क एपेटाइट डिसाइड करो और उसके बेसिस पे तुम कंट्रोल स्कोर डेवलप करो। अब जनरली यहाँ पे एक चीज बताने का रहेगा कि आईसीआई जनरली स्कोर मेजर पे जाती है ना, स्कोर 4 पे जाती है। तो अगर तुमको समझ में नहीं आया तो तुम ये लिख दो स्कोर, और आफ्टर राइटिंग द आंसर यू राइट दैट इट इज बेस्ड ऑन असेसमेंट, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट एंड मे डिफर। ठीक है। फिर बोलता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में हमने देखा कि अनसर्टेनिटी एक बड़ा टर्म होता है। अगर अनसर्टेनिटी कन्वर्ट होगी है ना लॉसेस में, तो वो मेरे लिए रिस्क है। ठीक है। फिर हमने वीयूसी के बारे में बात किया। वीयूसी में हमने सबसे पहले देखा क्या, वॉलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, वॉलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी के बारे में बात किया। फिर हमने आगे बात किया किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क को हमने क्लासिफाई किया सबसे पहले पॉल हॉकिंस ने कितने प्रकार से बांटा है बेटा, 3 प्रकार से बांटा है। सबसे पहला हैफाजार्ड रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिस्क। कंट्रोल रिस्क को ही हम अनसर्टेन रिस्क कहते हैं, हैफाजार्ड रिस्क को प्योर रिस्क कहते हैं, और अपॉर्चुनिटी रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क को क्या कहते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। अपॉर्चुनिटी रिस्क में मैं तुमको रिलायंस का एग्जांपल दिया था। कंट्रोल रिस्क मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्योर रिस्क मतलब लॉस, नो लॉस और लॉस इज जीरो। प्योर रिस्क में सबसे पहले हमने फर्दर उसको क्लासिफाई किया था। सबसे पहले बोला था पर्सनल रिस्क, पर्टिकुलर पर्सन को है ना, सॉरी पर्सन पर्सन की वजह से, है ना। फिर बोलता है प्रॉपर्टी रिस्क, लाइबिलिटी रिस्क, लाइबिलिटी आ गया कंपनी का। फिर बोलता है फंडामेंटल रिस्क। फंडामेंटल रिस्क मतलब क्या, सर बियॉन्ड कंट्रोल, एग्जांपल मैंने दिया था अर्थक्वेक का, वॉर का। पर्टिकुलर रिस्क मतलब पर्टिकुलर पर्सन को। डायनामिक रिस्क मतलब ओवरऑल, है ना, डायनामिक रिस्क मैक्रो लेवल पे। कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल फेवर। अपॉर्चुनिटी रिस्क में मैंने बोला था 2 मेन एस्पेक्ट्स। अपॉर्चुनिटी हमने एग्जांपल दिया था, अपॉर्चुनिटी है सर वो, बट अपॉर्चुनिटी को गड़बड़ ना कर दे। फिर हमने बोला था स्पेकुलेटिव रिस्क, है ना। स्पेकुलेटिव रिस्क हम जनरली क्यों करते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क हम इसलिए करते हैं ताकि हमको फायदा हो, है ना। ये कहाँ गया यार इसमें, सॉरी, नीचे, हाँ। स्पेकुलेटिव रिस्क जनरली हम इसलिए करते हैं ताकि हमको फायदा हो। फिर हम बोला मैंने स्टैटिक रिस्क मतलब क्या, स्टैटिक मतलब क्या सर, कुछ भी चेंज नहीं हो इकोनॉमी तो कौन सा रिस्क है। डायनेमिक रिस्क के बारे में बता दिया, ये अपन ने एग्जांपल कवर किया था। फिर अपन आए थे टाइप ऑफ रिस्क में, इधर मैंने एक स्टार्टअप का एग्जांपल दिया था, स्टार्टअप कैसे काम करता है, टैलेंट को कैसे रिटेन करता है, बोलते हैं प्रमोशन करो। फिर हमने वेबोपीडिया के हिसाब से डेफिनेशन देखा था, है ना। वेबोपीडिया क्या डेफिनेशन देता है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, कौन से कंट्रोलेबल है, कौन से कंट्रोलेबल नहीं है, उसके बारे में देखा। फाइनेंशियल रिस्क मतलब अभी मैंने तुमको बताया था कि कंपनी के पास अनेबल टू मैनेज एक्सेस और शॉर्ट फाइनेंस। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या, अनविलिंगनेस टू पे। लिक्विडिटी रिस्क मतलब कंपनी में लिक्विडिटी नहीं है ना, इनएबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट्स एज द फॉर ड्यू, वहां पे दिक्कत आ रहा है। लिक्विडिटी रिस्क हमने फर्दर डिवाइड किया फंडिंग रिस्क और ट्रेडिंग रिस्क में। फंडिंग रिस्क मतलब क्या सर, फंडिंग नहीं उठा पा रही है। ट्रेडिंग रिस्क मतलब माल नहीं बेच पा रही है। मार्केट रिस्क मतलब क्या, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इट इज कॉज ऑन एडवर्स चेंज इन द मार्केट वल्नरेबिलिटीज। ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या, ऑपरेशनल रिस्क डे टू डे पीपल प्रोसेस सिस्टम फेलियर्स की वजह से हो रहा है ऑपरेशनल रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब कैसा, स्ट्रेटेजी बनाया बट फेल हो गया। कंप्लायंस रिस्क मतलब कंप्लाई नहीं कर पा रहा रूल्स लॉस एंड रेगुलेशंस के द्वारा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी रिस्क मतलब क्या सर, रेगुलेटरी, मैंने इसको रिमेंबर करने के लिए टेक्निक बताया था। रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है उसके बारे में सोचो, फिर तुमको देखो कौन कौन से रिस्क है। रेपुटेशन रिस्क मतलब सर तुम्हारी कंपनी की इज्जत लूट गई है। सर लीगल रिस्क मतलब क्या, लीगल रिस्क राइजेस ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ अ स्टैट्यूटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब क्या, चेंज इन इंटरेस्ट रेट हो रहा है उस वजह से। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क मतलब क्या, सर एडवर्स रिस्क ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। ये किसका पार्ट है, ये मार्केट रिस्क का पार्ट है। मैनेजमेंट रिस्क मतलब क्या, मैनेजमेंट रिस्क मतलब रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ इंटरफेरेंस, है ना सर। मैनेजमेंट सही आदमी नहीं है सर, इनकरेक्ट मैनेजमेंट है, एक्सेसिव इंटरफेरेंस है, ये जो मैनेजमेंट रिस्क। स्टाफिंग रिस्क मतलब राइट पर्सन एट राइट प्लेस नहीं है। टेक्नोलॉजी रिस्क मतलब टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इस वजह से जो रिस्क आ रहा है टेक्नोलॉजी रिस्क है। फिर मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क, सर बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इनएबिलिटी टू रिस्टोर द ऑपरेशन इमीडिएटली। इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी रिस्क मतलब रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा।
उस वजह से आता है इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी रिस्क। कंट्री रिस्क मतलब क्या, कंट्री में मूव हुआ उसमें जो रिस्क आ रहे हैं, आइडेंटिफाई मेजरिंग मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग, उस वजह से जो रिस्क आ रहा है वो कंट्री रिस्क में आएगा। सर फ्रॉड रिस्क में मैंने सिटी में एग्जांपल दिया, सर फ्रॉड हुआ है, कंट्रोल फेलियर्स हुआ है, वो फ्रॉड रिस्क में आएगा। सर प्राइस मतलब क्या, एडवर्स मूवमेंट हुआ सर मार्केट प्राइस में, उस वजह से प्राइस में जो चेंजेस आए हैं उस पर प्राइस रिस्क कहेंगे। प्रोसेस रिस्क मतलब क्या सर, ऑपरेशनल रिस्क है ना, पीपल प्रोसेस सिस्टम फेलियर्स की वजह से हो रहा है। सिक्योरिटी मतलब क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रेट ऑन सिक्योरिटी ऑफ समथिंग, सिक्योरिटी की वजह से जो रिस्क आ रहा है वो सिक्योरिटी रिस्क में आएगा। गवर्नेंस रिस्क मतलब क्या, अनएथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की वजह से जो रिस्क आ रहा है उसे गवर्नेंस रिस्क में कहेंगे। और सेफ्टी रिस्क में जो सेफ्टी नहीं हो पा रही है ना, इलनेस है ना, इलनेस डेथ है ना, जो भी सेफ्टी अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है उसमें जो उसकी वजह से जो रिस्क आ रही है उससे कहेंगे क्या, सेफ्टी रिस्क। यहाँ पे हमारा समरी खत्म होता है चैप्टर नंबर 1। आई थिंक तुमको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए कुछ भी नहीं है। सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क में क्या बोलता है, सोर्सेस मतलब बोलता है कि सर हमारा रिस्क कहाँ से आया, प्लेस ऑफ ओरिजिन मुझे बता दो। दूसरा फिर उसके बाद बोलता है मिट्टी की इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। इवैल्यूएशन मतलब ही होता है कि मेरे को एक जजमेंट बताओ कि कैसे है ना, इवैल्यूएट कैसे करूं उसे, पकड़ू कैसे है ना, उसे असेस कैसे करूं। फिर मैंने बोला कि रिस्क इस चैप्टर में तुम्हें 3 चीज देखना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्वांटिफाई करो और उसे मैनेज करो, मिटिगेट करो, ठीक है। अब बोलता है सबसे पहले कि अपन ने देखा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है ना, असेसमेंट के लिए मैंने सॉर्ट एनालिसिस बताया, तुम्हें रिस्क रजिस्टर बनाना पड़ेगा और मिटिगेशन मतलब कंट्रोल टेक्निक्स देखनी पड़ेगी। फिर मैंने बताया कि व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स इन आइडेंटिफिकेशन, सर कौन कौन बंदे इन्वॉल्व रहेंगे जो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब बंदे इन्वॉल्व रहेंगे, वो अपन ने देखे थे, कस्टमर रहेगा, इंड यूजर रहेगा, प्रोजेक्ट टीम रहेगा, एक्सपर्ट्स रहेगा, वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर अपन ने बोला था कि कौन से प्रोसेस है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन की एक प्रोसेस देखी थी है ना। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि कौन कौन से वजह से है ना, कौन कौन से वजह से रिस्क अराइज हो सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, पर्सनल चेंज हो गया, कोई नया बिजनेस आ गया है ना, नया अकाउंटिंग पर अनाउंसमेंट आ गया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, ये सब चेंज हो गया, उस वजह से मेरा रिस्क अराइज और चेंज होते रहता है। फिर हमने देखा था कि बिजनेस फंक्शंस विच नीड टू बी आइडेंटिफाइड, कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक देखा, फिर ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, नॉलेज मैनेजमेंट, इधर में तुमको एग्जांपल दिया था एशियन पेंट का, फिर कंप्लायंस मैनेजमेंट। आगे बोलता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफाई इसलिए करता है ताकि हमें बाद में सरप्राइज न मिले है ना, ताकि हमें बाद में सरप्राइज ना मिले। फिर हमने देखा कि कौन से टूल्स हैं हम जो यूज कर सकते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो थे सॉर्ट एनालिसिस और ईआरएम। फिर बोलता है क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, सर रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करना, उसके लिए हमने सबसे पहले टूल्स एंड टेक्निक्स देखा। सबसे पहले बोलते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में सबसे पहले हमने ट्रैफिक सिग्नल के बारे में देखा, जहां पे हमने एक बढ़िया सा चार्ट देखा था, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस 3x3 मैट्रिक्स देखा था है ना, और उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि मेरे को किस हिसाब से उस चीजों को मॉनिटर करना है ना, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट। फिर हमने देखा था कि डिसीजन ट्री और प्रोबेबिलिटी है ना, ये सब के बारे में हमने देखा। आगे हमने देखा कि व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्वांटिफिकेशन। सबसे पहले हमने देखा जजमेंट बनाओ। फिर वो बोलता है ना, डेल्फी अप्रोच में ये लोग क्या बोलते हैं कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बढ़ाओ जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, क्वेश्चनर्स फिल करेंगे और इनसे हम 4 बार है ना, 4 बार फिल करवाएंगे। स्कोरिंग मतलब क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे स्कोर डेवलप करो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करो, क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करो, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज और कंट्रोल्स देखो। कंट्रोल्स कुछ पहले के हैं और बाद के है ना, जैसे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स और डिटरेंट कंट्रोल्स टू स्टॉप द इवेंट है ना, इवेंट ना हो, और कुछ इवेंट होने के बाद जैसे कि डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल। फिर क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू की कितना मेरा मॉनिटरी लॉस होने वाला है, जिसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर बोलता है स्टिमुलेशन, मैंने तुमको बताया था कि रियल लाइफ मॉडल में रियल लाइफ सिचुएशन में तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एरोप्लेन। डिसीजन ट्री बताया था, डिसीजन तुम्हें बनाना पड़ेगा है ना, उसको एकदम देखो। फिर एक्सपर्ट जजमेंट को तुम यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस कितना होने की संभावना है, और सिनेरियो एनालिसिस, एक सिनेरियो बनाओ, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अदर बिजनेस रिस्क मेजरमेंट में जैसे तुमने बोला था कि अदर टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस है ना, वैल्यू एट रिस्क है ना, ये सब अपने को, रेशियो एनालिसिस है ना, प्रॉफिट कितना है, सैम्पलिंग टेक्निक्स, वो सब देखो। आउटपुट फ्रॉम रिस्क क्वांटिफिकेशन, क्या क्या मेरा रिस्क क्वांटिफिकेशन है, उसके आउटपुट क्या है ना, वही बोल रहे हैं, टेक्निक्स वगैरह यूज करो। आगे बोलता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सर रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करूं, उसका अपने अलग अलग प्रोसेस देखे थे। सबसे पहले बोलता है एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, जिसके थ्रू बनाओ क्या फ्लो चार्ट। दूसरा बोलता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक फोकस ग्रुप रहेगा, बैठा रहेगा जो आइडेंटिफाई करेगा। तीसरा बोलता है तुम्हारा क्वेश्चंस और इंटरव्यूज, क्वेश्चन और इंटरव्यूज कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। चेकलिस्ट मतलब क्या, चेकलिस्ट हमेशा कंसिस्टेंसी और कंप्लीट होना चाहिए। व्हाट इफ एनालिसिस मतलब क्या कि क्या गलत होता है, व्हाट वुड हैपन इफ दिस गो रॉन्ग, सिनेरियो एनालिसिस तुमको बता दिया है ना। फॉल्ट एनालिसिस मतलब क्या, सबसे पहले सोचो कि सबसे बुरा क्या होगा, फिर उसके बेसिस में सोचो कि अच्छा क्या होगा।
बोटा एनालिसिस मतलब एक डायग्राम और पिक्चर के बेसिस पे मैंने तुमको दिखाया था बोटा एनालिसिस। फिर क्या बोलता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, जो भी तुम्हारे टीम इन्वॉल्व है उनको पूछो। इंसिडेंट एनालिसिस, क्या क्या इंसिडेंट हो सकते हैं, सर्वेज लो, है ना, वर्कशॉप्स लो, है ना, कंपैरिजन विद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तुम बेंचमार्किंग करो, स्टेक होल्डर्स एनालिसिस करो, है ना, वर्किंग ग्रुप से पूछो, कॉर्पोरेट नॉलेज देखो, कॉर्पोरेट नॉलेज कहाँ पे तुम्हारा, एक्सेप्शन नॉलेज, है ना, एक्सपीरियंस देखो, डॉक्यूमेंट कहीं किया है तो, या जो भी तुमने सीखा है उसके बेसिस पे देखो। फिर तुम्हें बोला था कि व्हाट आर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो तुमने देखना है। फिर कौन से क्वेश्चन तुम्हें पूछना है कि जब कोई कोई रिस्क आ रहा है तो ये सब तुम्हें क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि व्हाट आर द क्या बोला था, व्हाट आर द प्राइमरी क्वेश्चंस जो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो प्राइमरी क्वेश्चंस टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द इनहेरेंट रिस्क, है ना, रिस्क इनहेरेंट, तो उसके लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर के बारे में देखना पड़ेगा। सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, या सोर्सेस दैट कैन लीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मैंने बताया था व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस। फिर हमने देखा था सॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होती है, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। फिर जेनरिक रिस्क सोर्सेस मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था। फिर यहाँ पे मुंबई का केस स्टडी दिया था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ग्लोबल रिस्क आउटलुक, ग्लोबल रिस्क आउटलुक में ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबके लिए रिस्क आइडेंटिफाई करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे। ओके, फिर उसके बाद कौन कौन से रिस्क है, कौन कौन से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा, है ना। एप्स्टेन एंड रिस्क के बारे में देखा कि उन्हें स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस के बारे में बताया था हमें। फिर रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क को मिटिगेट भी करना पड़ेगा, है ना। मिटिगेशन में हमें रूट कॉज एनालिसिस देखनी पड़ेगी, वो देखा था हमने। फिर व्हाट आर द स्पेसिफिक टूल्स पेस्टले, और हमें बताया गया था किसके बारे में, सॉर्ट एनालिसिस को तुम यूज करो। रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन मतलब मिटिगेशन के लिए मेरे को क्या है, चार चीजें, अवॉइड, रिड्यूस, ट्रांसफर और एक्सेप्ट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज मुझे यूज करनी पड़ेगी, जैसे हमने स्ट्रेटेजी देखा। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कि तीन स्ट्रेटेजीज के बारे में डिटेल में दिया है। सबसे पहला इंश्योरेंस, दूसरा होता है आउटसोर्सिंग, और तीसरा बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब इस एग्रीमेंट तुम्हारे टर्म्स में बनाओ, तुम्हारे फेवर में बनाओ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 4 में हमने सबसे पहले देखा, एक सेकंड ऊपर आ जाता हूँ, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। हमने बोला कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है ना, क्या क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्पैक्ट है और उस पर नेचर ऑफ इम्पैक्ट, किस प्रकार का इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में हमने डील किया। फिर हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे जो कंपनी को फेस हो रहे हैं, है ना, जो कंपनी को एज ए रिस्क फेस हो रहा है, वो हमने देखा। फिर हमने ये प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस के बारे में देखा यार, और एक हमने बीआईए कैसे डेवलप करना, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस कैसे डेवलप किया जाता है, उसके बारे में डील किया है ना, कि कौन कौन से फैक्टर से कैसे कैसे डील किया जाता है और कैसे कैसे बनाऊं मैं उसे, है ना। बीआईए जब बना रहा हूँ बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, तो कौन कौन सी चीजों को मैं ध्यान में रखूँ, वो बोल दिया है। फिर क्या बोलता है, एनालाइजिंग द लो लेवल ऑफ, है ना, एनालाइजिंग द लेवल ऑफ रिस्क, है ना, लेवल ऑफ रिस्क कैसे एनालाइज करूं, मतलब भी प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस, उसके बेसिस पे लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं और कॉन्सिक्वेंस कैसे निकालूं, वो बोला गया है। फिर उसके बाद में मैंने एक इवेल्युएशन कैसे करना था। इवेल्युएशन ऑलवेज होगा तुम्हारा रिस्क रेटिंग के बेसिस पे, रिस्क रेटिंग के बेसिस पे तुम्हारे को इवेल्युएट करना है। मतलब ही या तो वो होगा लो, मॉडरेट, हाई और सीवियर, लो, मॉडरेट, हाई और सीवियर, और उसके बेसिस पे तुम रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाओगे कि भैया मेरे को किस समय पे, किस तारीख पे, कब मेरे को एक्शन लेना है। फिर क्या बोलता है कि रिस्क इवेल्युएशन बनाना है तो तुम्हें चार चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीजों को कौन सी चार चीजें बता दिया। फिर एक कॉमन अप्रोच बोलता है, हमेशा रिस्क को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, रैंक करो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। फिर हम आया कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ इंपैक्ट अपॉन द स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन के बारे में हमें देखना पड़ेगा। फिर हमारे स्टेक होल्डर्स या तो रहेंगे इंटरनल या तो रहेंगे एक्सटर्नल, उन सबके बारे में हमें देखना पड़ेगा। अब ये बोलता है कि स्टेक होल्डर्स की क्या क्या हमारे से उम्मीदें हैं, स्टेक होल्डर क्या क्या चाहते हैं हमारे से, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि स्टेक होल्डर का अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो क्या क्या दिक्कत होगी, स्टेक होल्डर्स को क्या क्या इंपैक्ट आएगा, है ना, अगर उनका इंटरेस्ट मीट नहीं किया तो, ठीक है। फिर हम बोले कि स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन क्यों जरूरी है, ये सेम एज ईआरएम था, पेज नंबर 8.8 पे तुम देख लेना, एक बार पढ़ लेना आगे। फिर हमने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कमेटी का क्या इंपॉर्टेंस है, रिस्क मैनेजमेंट का कुछ रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसे क्या करना चाहिए, है ना, वो हमने देखा, है ना। रिस्क मैनेजर सीआरओ का क्या क्या रोल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क कमेटी। फिर उसके बाद एंड पे आ गए हम, आए हैं आईबीएम का केस स्टडी देखा, जहां पे इन्होंने ईआरएम कितने अच्छे से लगाया था, कलेक्टिव अप्रोच था। तो इस पे भी एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक केस स्टडी देगा और बोलेगा कि ईआरएम क्या यहाँ पे इफेक्टिवली लगा है या नहीं। अगर नहीं लगा है
कौन कौन से फैक्टर्स है जो अच्छे से नहीं लग पाए, है ना। मैं सोचता हूँ एक बनाऊंगा इस पे केस स्टडी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे यहाँ पे ईआरएम नहीं लग पाया है। तो केस स्टडी दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द ईआरएम इज नॉट इफेक्टिवली अप्लाइड इन दिस कंपनी, एंड बोलेगा कि रीजंस बताओ, और बोलेगा रीजंस बताओ, ठीक है। फिर आगे हमने लास्ट में देखा कि ओईसीडी ने कुछ गाइडलाइंस दिए जहाँ कि हमें अगर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट लगाना है, इफेक्टिव रिस्क मैनेज लगाना है, तो कौन कौन से मेरे को प्रिंसिपल्स का ध्यान में रखना है, और अप्रोक्सीमेटली 6 प्रिंसिपल्स का इन्होंने बोला है, ठीक है। थैंक लेट्स सी, है ना। अब सर समरी बता दो, ठीक है। अब ये चैप्टर में आपने क्या देखा, शुरू में तो ऐसे ही टाइम पास दिया था, रिस्क के बारे में दिया था, रिस्क मैनेजर के बारे में बोल दिया, है ना, ये बड़े बड़े लोगों का डेफिनेशन बोला। फिर हम आते हैं सबसे मेन कंटेंट पे, रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एटीट्यूड के बारे में। सर रिस्क एटीट्यूड मेरे को पता है सर, रिस्क एटीट्यूड या तो मेरा रिस्क अवर्स रहेगा, रिस्क न्यूट्रल रहेगा, या रिस्क टेकिंग रहेगा। रिस्क टॉलरेंस मतलब मेरी क्षमता कितनी है, और रिस्क एपेटाइट मतलब क्या सर, मेरे को रिस्क कितना लेना है, मैं विलिंगनेस कितना है सर, उसके बारे में। सर रिस्क एक्शन प्लान मैं बनाऊंगा ताकि मेरा जो रेसिडुअल रिस्क है मैं चाहता हूँ कि उसे कम कर सकूँ, मैं चाहता हूँ उसे कम कर सकूँ। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था मास्टर जी का। सर रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, मेरे रिस्क लेने की क्षमता। सर बट अब रिस्क एपेटाइट में डिसाइड कैसे करूं, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा, टॉलरेंस लिमिट देखना पड़ेगा, रिस्क एटीट्यूड देखना पड़ेगा, फिलोसॉफी देखना पड़ेगा, प्लान्स देखना पड़ेगा, है ना, उसका कैपिटल कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, सिग्निफिकेंट उसके ट्रांजेक्शन कितना है, उसको देखना पड़ेगा, रिस्क कैपेसिटी कितना है, एटीट्यूड कैसा है और टॉलरेंस लेवल कैसा है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा। फिर हमने बताया कि 100 करोड़ कंपनी का अगर रिस्क एपेटाइट है तो उसने कैसे डिसाइड करना, कैसे डिटरमाइन करना, या 20% ऑफ नेटवर्थ कैसे डिसाइड करना, उसके लिए हमने देखा कुछ प्रिंसिपल्स या अप्रोच वो दिए गए थे यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के द्वारा। सबसे पहले बोलता है रिस्क एपेटाइट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, फिर बोलता है सिंपल नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या बोलता है ना, डेवलप्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क कैपेबिलिटी। फिर हमने बोला कि रिस्क एपेटाइट हमेशा डिसाइड होगा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के द्वारा। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, रिस्क कैपेसिटी एंड रिस्क मैच्योरिटी लेवल। रिस्क मैच्योरिटी लेवल के बारे में हमने पढ़ा था। रिस्क मैच्योरिटी लेवल 5 प्रकार के हैं, रिस्क नाइव, रिस्क अवेयर, रिस्क डिफाइंड, रिस्क मैनेज, रिस्क एनेबल, 5 प्रकार के होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद कंट्रोल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंट्रोल कल्चर है कंट्रोल के हिसाब से होना चाहिए। फिर हमने बोला ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो भी कंपनी का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना, मैनेज द कॉस्ट इफेक्टिव एंटरप्राइज राइट, पूरे एंटरप्राइज पूरे बिजनेस के हिसाब से जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, सेफ गार्ड अगेंस्ट द अर्निंग होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, हमें कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए और मोर allocate more capital effectively। फिर आगे बोलता है रिस्क मैनेजमेंट साइकिल। रिस्क मैनेजमेंट साइकिल में सबसे पहला तुम्हें रिस्क के ऑब्जेक्टिव्स या रिस्क मैनेजमेंट कैसे डिसाइड होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा डिसाइड होना चाहिए बेस्ड ऑन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए। आइडेंटिफाई करो, असेस करो, एनालाइज करो, है ना, डेवलप करो, रीएवैल्यूएट करो, है ना, वही हमको फंक्शंस बोले गए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वही चीजें रिपीट कर रहा है। आगे बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें बोलता है आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, इवैल्यूएट द रिस्क, ट्रीट द रिस्क एंड मॉनिटर द रिस्क, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे व्हाट कैन गो रॉन्ग, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद बोला रिस्क एनालाइज, हाउ विल इट अफेक्ट अस पूछो, फिर हाउ शुड वी डू इट। फिर हमने या तो रिस्क ट्रीटमेंट के बारे में देखा, जैसे कि, है ना, अवॉइड करो, रिड्यूस करो, शेयर करो या रिटेन करो। फिर बोलता है रिस्क मॉनिटर करो, है ना, तुम कैसे उसको मॉनिटर करोगे, कंटिन्यूसली बेस करो, जिसके लिए तुम यूज करोगे क्या, रिस्क रजिस्टर। फिर हमने बोला कि रिस्क आर्किटेक्चर, रिस्क स्ट्रेटेजी और रिस्क प्रोटोकॉल तीनों हमारे लिए जरूरी इसलिए है ताकि हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुमने थोड़ी थोड़ी जनरल आंसर्स के पॉइंट देखे। फिर मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान का इंपॉर्टेंस क्या है या बेनिफिट क्या है। सबसे पहले हमें पैसा बचाने में मदद करेगा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, लीगल लायबिलिटी, है ना, प्रोटेक्ट द पर्सन को, है ना, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग द थ्रेट फ्रॉम द लिटिगेशन से बचाने में मदद करेगा, और डूइंग योर इंश्योरेंस, डिफाइनिंग योर इंश्योरेंस। फिर आगे बोलता है ऑल्सो नोन एज अ बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई, लिंक, डेवलप अ कॉमन लैंग्वेज, है ना, ये रिस्क मैनेजमेंट के एडवांटेज दिए गए हैं। फिर मैंने बताया था इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट का क्या कोरिलेशन है, कैसे सोचना चाहिए। आगे बोलता है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमने सबसे पहले देखा टी, टॉलरेट, ट्रांसफर, टर्मिनेट और ट्रीट, है ना। फिर हमने यहाँ पे हर एक इसका वो देखा कि क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना, रिस्क मैट्रिक्स में क्या बैठता है। फिर हमने देखा टेक्निक्स टू यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस। सर किसी भी रिस्क मैनेजमेंट का हमने प्रोग्रेस कैसे देखा, है ना, क्वेश्चनेयर्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, आइडेंटिफाई द कंट्रोल टू मैनेज द रिस्क। फिर हमने बोला रिस्क इवेंट मैप्स, है ना। फिर स्कोर कार्ड्स मैंने तुमको दिखाया था, कैपिटल बजटिंग यूज करो, वॉर यूज करो, हीट मैप्स दिखाया था। फिर एक केस स्टडी देखा जहाँ पे हमने कोटक के बारे में बताया, जो कौन सा रिस्क फेल कर रहा था, स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजी रिस्क। जेपी मॉर्गन ने क्या किया था, जेपी मॉर्गन, है ना, इसका स्ट्रेटेजी या जजमेंट फेल हो गया था, जिसकी वजह से इसको $2 बिलियन का लॉस हो गया था। और तीसरी केस स्टडी देखा बार्कलेस का। बार्कले में बोलता है कि लाइबर को मैनिपुलेट किया, है ना,
तो लीगल रिस्क और ये सब रिस्क उसको आ गए थे। और चौथी केस स्टडी मैंने बोला था पढ़ लेना एक बार, है ना, ठीक है। आई होप ये लेक्चर तुमको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और सबसे पहले मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया इवैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से। इवैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मैंने बोला कि भैया मेरी कंपनी को विजन ऑब्जेक्टिव कंपनी का अचीव करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएशन करना है। तो सर आप ऐसी कोई चीज बताओ, सर आप ऐसी कोई चीज बताओ जिसकी मदद से कि शेयर होल्डर्स का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो। और उसका मैं बोला एक ही तरीका है, तो तुम्हें करना पड़ेगा इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, जहां पे मैंने सबसे पहले बात किया ईआरएम के बारे में, ईआरएम का इंपॉर्टेंस बताया विद रिगार्ड टू इसका इंटरनल कंट्रोल। फिर मैंने बात किया कि व्हाट आर द स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ऐसे 4 पॉइंट के बारे में मैंने बात किया जहां पे मेरे स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया कि ये 4 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज तुम्हारी कंपनी में होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि अलाइनिंग द रिस्क विद द स्ट्रेटेजी, जहां पे मैंने बोला कि रिस्क और तुम्हारा स्ट्रेटेजी साथ साथ में चलना चाहिए। और जहां पे हमने 4 टर्म्स का मतलब समझा, सबसे पहला स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक मेजर, रिस्क फैक्टर एंड कंट्रोल मेजर। इससे मैं केस स्टडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं एग्जाम में, और इससे क्वेश्चन आएगा। ध्यान से इज्जत से पढ़ लेना, है ना। मैंने तुमको समझाया भी था कैसे क्वेश्चन आया, ध्यान से समझना इसको। फिर हमने बताया कि कंपनीज को रियल टाइम रिस्क मेजर करना, मॉनिटर करना काफी जरूरी हो गया है। क्यों जरूरी हो गया है? और वो डैशबोर्ड्स, बिजनेस इंटेलिजेंस और ईआरएम एंटरप्राइज वाइड, है ना, एंटरप्राइज वाइड, है ना, पिक्टोरियल मैप्स की मदद से वो रिस्क को रियल टाइम मॉनिटर कैसे करेंगे वो मैंने बताया। फिर हमने एक केस स्टडी देखा यूनिलीवर का, जहां पे उन्होंने ज्ञानबाजी किया है, बट उसने जाते जाते ये हमें कुछ पॉइंट्स देके गया जहां पे वो बोलता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर व्हाट कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी। ऐसे कुछ हमारे को स्ट्रक्चरल एलिमेंट ध्यान में रखना पड़ेगा जब मैं कोर बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, गवर्नेंस, है ना, विजन, और ये सब चीजों के बारे में मुझे बताया। आगे हमने देखा कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इन अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल देखा ऑर्गेनाइजेशन का कि जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, है ना, जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ तो उसके साथ साथ मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मैं चीजों को कैसे बचा सकता हूँ। जैसे मैं बोल रहा था फायरवॉल लगाएंगे सिर्फ जब मैं ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी को हमेशा सोचना पड़ेगा कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिस्क को कैसे बचा सकती है। कंपनी को हमेशा सोचना पड़ेगा कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिस्क को कैसे बचा सकती है। फिर मैंने बताया इंटीग्रेटेड रिस्क विद परफॉर्मेंस। सर इंटीग्रेटेड रिस्क विद परफॉर्मेंस मतलब क्या बोलना चाहता है कि जब भी मैं कोई भी रिस्क को, है ना, लगाना चाहता हूं तो उसके साथ साथ तुम परफॉर्मेंस के बेसिस पे इवेल्युएट करो कि रिस्क कितना है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवेल्युएट करो कि रिस्क कितना है। सर जैसे कि अगर कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं मतलब ही तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है, एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं सर मतलब ही परफॉर्मेंस खराब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर, है ना, और ये सब चीजों के बारे में है तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे बढ़िया सा तुमको चार्ट के थ्रू मतलब समझाया था इंटरनल कंट्रोल, है ना, उसके लिंकेजेस बढ़िया सा मैंने तुमको यहाँ पे बताया था कि कैसे कैसे होता है ना, ईआरएम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनल ऑडिट, ठीक है, इसके बारे में तुमको बताया था। फिर हम आगे आते हैं। फिर मैंने तीनों का लिंकेज समझाया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स का, और इंटरनल कंट्रोल क्यों जरूरी है, और डिफरेंस बिटवीन ईआरएम एंड इंटरनल कंट्रोल एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने तुमको बताया। फिर हमने गया था रिस्क कल्चर के बारे में, मैंने बताया था रिस्क कल्चर जो भी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लाना है, राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हर एक जगह लाना है। फिर सब जगह आके बोले कि भैया हमें भी रिस्क कल्चर का डेफिनेशन देना है। सबसे पहला बोला बेसिल देना है, मैं बोला दे दे भाई। फिर इसने भी आके बोला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, उसने भी दे दिया। फिर मैंने बताया कि कुछ अगर कंपनी में साउंड रिस्क कल्चर डेवलप करना है तो इन फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है, केसेस और एग्जांपल के बारे में हमने बताया कि कुछ केसेस है, कैसे केसेस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। जब मैं इंटीग्रिटी और, है ना, इंटीग्रिटी इन लीडरशिप और इंटीग्रिटी की बात करता हूँ, है ना, तो इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी इन लीडरशिप के बारे में मैंने समझाया था, इंटीग्रिटी लीडर कौन होता है, कैसे होता है, वो सब चीजों के बारे में देखें। फिर मेरी बात आती है इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग एंड स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सेस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इसमें मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा और समझाया था कैसे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फिर बोलता है इंटीग्रेटेड रिस्क मतलब क्या, क्यों हमें इंटीग्रेटेड रिस्क का जरूरी है, क्योंकि ये 4 चीजें मिसिंग है, ट्रांसपेरेंसी, टाइमलाइननेस, है ना, डेप्थ एंड क्वालिटी नहीं रहती साहब रिपोर्ट में, इसलिए मुझे एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चाहिए। फिर मैंने बताया था कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 8 ऐसे सिद्धांत है। सबसे पहला बोलता है ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू दो, दूसरा बोलता है हमें ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू में हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, और दूसरा बोलता है कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताओ। दूसरा बोलता है कि गवर्नेंस के बारे में बताओ, गवर्नेंस प्रिंसिपल कैसे है, कैसे तरीके से काम कर रहा है वो बताओ। बिजनेस मॉडल, उसमें मैंने एक बढ़िया सा चार्ट समझाया था तुमको, इनपुट आउटपुट, बिजनेस एक्टिविटीज और आउटकम्स के बारे में। फिर हमने देखा था कि
रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। फिर मैंने बताया था स्ट्रेटेजी एंड रीएलोकेशन है ना, रिसोर्स एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, रिसोर्स एलोकेशन है, उसके बारे में बताया था। परफॉर्मेंस के बारे में बताना पड़ेगा, जब भी तुम क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बना रहे हो। आउटलुक के बारे में बताना पड़ेगा, ओवरव्यू क्या है वो बताना पड़ेगा, और बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन सब किस बेसिस पे बनाया वो तुमको बताना पड़ेगा। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग, यहाँ पे ज्यादातर तुम्हें ज्ञानबाजी की बात की गई है, बट यहाँ पे तुम्हारे को बताया गया है कि यूएस में कैसे करना है, फिर तुम्हें है ना अलग अलग इसका तुमको बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट पे है ना यूएस के बारे में बताया गया, यूरोप के बारे में बताया, जर्मनी के बारे में बताया, एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में बताया, और एंड में ये बोलता है कि होलिस्टिक रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स में तुम्हें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। ये होलिस्टिक रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर में किस किस चीजों की जरूरत है। और ये जो पॉइंट है कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस का, जो हमने 7.1 में पढ़ा था। नेक्स्ट बोलता है आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाइए आईटी का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, और हमें डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाना पड़ेगा फ्यूचर में बचने के लिए, है ना। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आईटी का इंपॉर्टेंस यहाँ इन जगहों पे इन जगहों पे है, मतलब आईटी रिस्क इन जगहों पे है, और ये लोग आईटी को रिस्क यूज करते हैं, और हम किस तरीके से मॉनिटर करते हैं चीजों को, उसके बारे में बताया। फिर ये बोलता है कि फेलियर ऑफ आईटी, अगर आईटी का फेलियर हुआ है, फेलियर ऑफ आईटी कुड बी ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर फेलियर हुआ है तो इन कारणों की वजह से फेलियर होता है, वो हमने देखा। फिर हमने 3 मेजर्स के बारे में बात किया, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स, डिटेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स। इस पे मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, और इस पे केस स्टडी एक्सपेक्टेड है, वो भी मैंने तुमको बताया था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आगे मैंने बताया था कि अगर मुझे डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाया हो तो उसका टेस्टिंग क्यों जरूरी है, इन कारणों की वजह से मुझे टेस्टिंग करना पड़ेगा, है ना, इन कारणों की वजह से मुझे टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं समरी पे। रिस्क मॉडल की बात होती है सर, रिस्क मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात किया था वॉर के बारे में। सर वॉर होता है वैल्यू एट रिस्क। सर वॉर मतलब ये होता है कि मैं एक्सट्रीम सिचुएशन की बात नहीं करता, ये फ्यूचर इवेंट्स के लिए होता है। सर मेरे को अगर कॉन्फिडेंस लेवल पे कितना लॉस हो सकता है ये हमारे को बात कर सकता है। अब ये बोलता है कि अगर मेरे को 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे गिवन ऑफ अ पोर्टफोलियो एंड अ टाइम और कंस्टेंट हमेशा 2 फैक्टर से बात करेगा। एक होता है तुम्हारा टाइम फैक्टर और दूसरा होता है उसका कि होल्डिंग पीरियड कितना है ना, होल्डिंग पीरियड और तुम्हारा कंस्टेंट कितना है ना। और दूसरा क्या बोलता है, वॉर पे हमने बात किया, फिर वॉर के आगे हमने देखा कि इसके हमारे कई मेथड्स देखे। सबसे पहले वॉर के पैरामीटर देखे, फिर हमने स्क्वायर रूट रूल के बारे में बात किया, फिर हमने उसका फॉर्मूला भी देखा कि फॉर्मूला कैसा होता है, क्या होता है। फिर हमने वॉर के कई मेथड्स देखे, डेल्टा नॉर्मल मेथड जो हम कहते हैं लीनियर मेथड, फिर हमें कहते हैं फुल रिवोल्यूशन मेथड, है ना, फुल रिवोल्यूशन मेथड जहां पे हम बात करेंगे हिस्टोरिकल सिमुलेशन, बूटस्ट्रैप सिमुलेशन और मोंटे कार्लो सिमुलेशन। हिस्टोरिकल सिमुलेशन में हम पास्ट डेटा को यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप में हम क्या करते हैं, सैंपल निकालते देखते, सैंपल निकालते देखते। मोंटे कार्लो में हमने बोला था कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, यहाँ पे हम वेट्स को असाइन करेंगे, उसके बेसिस पे हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे। फिर हमने देखा कोहेरेंट रिस्क मेजर। कोहेरेंट रिस्क मेजर अगर किसी भी चीजों को सेटिस्फाई करना है तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला सबएडिटिविटी, होमोजेनिटी, मोनोटोनिसिटी एंड रिस्क फ्री कंस्ट्रेंट। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि क्या कोई भी चीज क्या है, कोहेरेंट रिस्क मेजर है। सर वॉर कोहेरेंट रिस्क मेजर नहीं है क्योंकि वो सबएडिटिविटी सेटिस्फाई नहीं करता है, बट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल सबएडिटिविटी है, ये कोहेरेंट रिस्क मेजर है क्योंकि ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फिर हमने देखा एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के अलग अलग नाम है। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मतलब क्या कि अगर एक्सट्रीम इवेंट हुआ तो हम हमारे को क्या क्या चीजें होंगी और वहां पे हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। फिर हमने बोला लिमिटेशंस ऑफ वॉर, और वॉर में क्या क्या कमी है। वॉर में हमने कमियां बहुत गिनाई। सबसे पहले बोला कि अनइन्फॉर्म, है ना, इन्फॉर्म टेल लॉसेस। सर टेल में घुसता है तो टेल इवेंट होता है तो हमें बताता नहीं है कि क्या होता है ना। सर वॉर है ना जो रिवर्स स्ट्रक्चर है ना, वॉर कैन क्रिएट अ रिवर्स स्ट्रक्चर। सर मतलब रॉन्ग इंसेंटिव बोलता है सर, अगर मैंने इसका एग्जांपल दिया था। फिर क्या बोलता है, डिस्करेज डाइवर्सिफिकेशन डिस्करेज करता है और सबएडिटिविटी नहीं है। फिर मेरे पास स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस सिनेरियो हुआ तो कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, उसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि सबसे पहले स्ट्रेस सिनेरियो जानना क्यों जरूरी है। फिर हमने बोला कि स्ट्रेस रिपोर्टिंग है ना, व्हाई डू वी यूज स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों जरूरी है वो देखा, है ना। फिर उसके बाद हमने बैंकिंग का देखा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे उसने एक टेबल बनाया था वहां, उसके बारे में दिया था। फिर एक स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में प्रोसेस दिया था, उसके बारे में हमने देखा था 2 स्टेप्स, है ना। 2 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हम आए थे सिनेरियो एनालिसिस पे। सिनेरियो एनालिसिस में हमने देखा था कि
व्हाट आर द सिनेरियोज, व्हाट आर द केसेस जो हमारे हो सकते हैं कि आइदर ड्यू टू स्ट्रेस इवेंट और डाउन टर्न सिनेरियो की वजह से हो सकता है। सर हमने सिनेरियोज को 4 प्रकार में बांटा था। एक है नॉर्मल स्ट्रेस सिनेरियो, दूसरा है सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो, तीसरा है नियर डिफॉल्ट स्ट्रेस सिनेरियो और चौथा है स्ट्रेस टू डिफॉल्ट सिनेरियो। इन सब चीजों के बारे में हमने बात करने के बाद, है ना, इन सब चीजों की बात करने के बाद हम आए थे ड्रॉबैक ऑफ सिनेरियो एनालिसिस में, जहां पे हमने गिनाया था कि ड्रॉबैक इसमें प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं हो सकती है, सब्जेक्टिव है ना, और हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा इस बारे में। फिर हमने 21 ऐसे सिद्धांत देखे जहां पे बेसिल ने ज्ञानबाजी दिया है किसके बारे में, साउंड स्ट्रेस टेस्टिंग। अगर साउंड स्ट्रेस टेस्टिंग करना है तो उस चीज के बारे में हमने यहाँ पे देखा। सर यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और ये स्ट्रेस टेस्टिंग को भी हम रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, रिलेट कर सकते हैं। फिर मैंने एक पॉइंटर का समरी दे दिया जहाँ पे तुमको बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में घुसने से पहले एक बार देख के जाना कि बेसिल के 21 नॉर्म्स फट 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 पढ़ लेना। फिर हमने देखे कंट्री रिस्क। अगर कोई भी कंट्री में जो तुम्हारा रिस्क है ना, जो भी कंट्री में रिस्क है उसको हमें एनालाइज करना पड़ता है जब भी हम कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सर हमने देखा टाइप ऑफ कंट्री रिस्क, सबसे देखा पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में कई फैक्टर्स है सर, हम वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल सिनेरियोस कैसा है, उसके बेसिस पे देखते हैं और पॉलिटिकल रिस्क एग्जाम करते हैं। फिर हमने देखा कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिस्क। सर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिस्क के बारे में हमने बात किया कि जहां पे हमने देखा कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिस्क क्यों आ सकता है ना। सोवरेनिटी रिस्क के बारे में बात किया जहां पे गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया। फिर हमने बात किया कि कोई भी कंट्री रिस्क को, है ना, प्रोसेस को कैसे मैनेज करा जाए, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, इवैल्यूएट द रिस्क, सिलेक्ट द रिस्क, इंप्लीमेंट कंट्रोल, ये सब नॉर्मल प्रोसेस है। फिर आगे हमने बात किया कि कंट्रोल रिस्क को कैसे, कंट्री रिस्क को मैं कैसे असेस करूं। सर बताओ ना मुझे, समझाओ ना मुझे, मैं कैसे असेस करूं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल की मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल की मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव टूल में हमने कई चीजें देखे, है ना। क्वालिटेटिव में देखा कि नंबर दे सकते हैं या कलर दे सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन रह सकता है। अदर मेथड्स में हमने देखा कि ग्रेड बेस्ड और इवेंट में रहेगा। फिर रहेगा तुम्हारा क्वांटिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव में हमने कई सारे फैक्टर्स, इंडिकेटर्स देखे, करप्शन देखे, डेमोग्राफिक देखे, फ्रीडम देखे, गिन्नी पे क्वेश्चन आया था, गिन्नी पे क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखना। फिर इस पे एमसीक्यू देने वाला अगले टेस्ट में, ये भी ध्यान में रखना। फिर मैंने बोला था ग्लोबल पीस इंडेक्स, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। फिर मैंने बोला था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके बेसिस पे हमारा कंट्री रिस्क डिसाइड होगा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। अब हमारा बचा है मात्र एक लेक्चर साहब। पट 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 समझा देता हूँ क्या क्या देखा। हमने देखा क्रेडिट रिस्क। सर क्रेडिट रिस्क मतलब सबसे पहला मेरे को डर है कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रेडिट रिस्क है। सर क्रेडिट रिस्क को मैं कहता हूँ काउंटर पार्टी रिस्क। सर ये जो होता है नॉन बैंकिंग बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस दोनों के लिए हो सकता है। फिर मैंने बोला कि टू वे रिस्क है, ये बैंक के लिए भी है और जो लोन दे रहा है उसके लिए भी है और जो लोन ले रहा है उसके लिए भी है। फिर हमने बोला कि एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होना चाहिए, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होना चाहिए, है ना। उतना ही रिस्क लो जितना तुम्हारे रिस्क एपेटाइट लिमिट पे आता है ना, उतना ही लोन लो जितने तुम्हारी क्षमता है। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो तुम्हें लेने पड़ेंगे कोई भी क्रेडिट, है ना, बिफोर गिविंग अ क्रेडिट टू एनीवन, ये 4 चीजें देखनी पड़ेगी। फिर हमने बोला कि क्रेडिट रिस्क इन अ कैपिटल मार्केट। सर कोई भी कैपिटल मार्केट में क्या क्या क्रेडिट रिस्क है, यहाँ पे हमने दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है होलसेल, दूसरा होता है रिटेल। फिर हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। कंपोनेंट्स में हमने 3 कंपोनेंट्स देखे। एक को देखे डिफॉल्ट रिस्क, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मतलब ये सर कितना प्रतिशत संभावना है कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा, है ना। इसका हमने केस स्टडी भी सॉल्व किया। फिर दूसरा देखा एक्सपोजर रिस्क। एक्सपोजर रिस्क मतलब ये होता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, है ना, सर कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा फ्यूचर में जो डिफॉल्ट होगा। तीसरा देखा रिकवरी रिस्क। रिकवरी रिस्क मतलब क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड। और रिकवरी रिस्क जो है सर, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूं उस चीज का डर, रिकवर पैसा नहीं कर पा रहा हूं उस चीज का डर। ये रिकवर रिस्क दो फैक्टर पे डिपेंड होता है। एक होता है कोलेटरल रिस्क, होता है दूसरा थर्ड पार्टी गारंटी रिस्क। कोलेटरल रिस्क में दो हो सकता है कि लीगल, सर अगर मैं प्रॉपर्टी बेचने गया बट सर बिक ही नहीं पाई, है ना, उस पे इशू आ गया, है ना, लीगल केसेस या लीगल कुछ आ गया। और दूसरा सर बिक ही नहीं रही, लिक्विडिटी इशू आ गया। फिर हमने देखा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड लॉस, है ना। तो D इंटू A इंटू 1 माइनस RS पे हमने एक एग्जांपल करवाया कि कैसे तुम्हारा निकाल सकता है, जिसका 0.96 आया था आंसर। फिर मैंने बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रेडिट रिस्क। सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे क्रेडिट रिस्क को। दो है इंटरनल फैक्टर, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। फिर उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क फैसिलिटीज, एक होता है रिटेल फाइनेंसिंग, एक दूसरा होता है होलसेल फाइनेंसिंग। रिटेल फाइनेंसिंग जो B2C को जा रहा है, होलसेल फाइनेंसिंग जो B2B को जा रहा है। फिर यहाँ पे मैंने क्रेडिट का एग्जांपल दिया था, क्रेडिट कैसे काम करता है, रियल लाइफ में कैसे होता है, उसका मैंने समझाया था। फिर मैंने बोला कि फंड बेस्ड फैसिलिटीज मतलब क्या, सिर्फ जहां पे तुम्हारा पैसा जा रहा है, जहां पे बैंक का पैसा जा रहा है, फंड जा रहा है। दूसरा होता है नॉन फंड बेस्ड, जहां पे पैसा नहीं जा रहा है।
मैंने बताया पर्सनल लोन, दूसरा बताया फिर तुमको होम लोन, तीसरा बोला वर्किंग कैपिटल लोन। यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवाया था एमपीबीएफ का, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस लिमिट का एक एग्जांपल करवाया था। फिर मैंने बोला इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एमपीबीएफ पे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज ध्यान से करेंगे और ध्यान से समझेंगे। एमपीबीएफ के रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने बताया फिर तुमको। फिर बताया कि वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज, ये क्रेडिट लोन जैसे तुम्हारे को ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, फैक्टरिंग है ना, पैकिंग क्रेडिट, फैक्टरिंग है ना, फिर बिल डिस्काउंटिंग, डिमांड लोन, टर्म लोन, प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन है ना, माइक्रो फाइनेंसिंग लोन, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, नॉन फंडिंग लोन में तुमको बताया बैंक गारंटी, और इधर लेटर ऑफ क्रेडिट में बताया था एग्जांपल नीरव मोदी का पीएनबी का स्कैम का। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, कब होता है, जब 90 डेज तक पैसा नहीं आता है, उसे हम एनपीए कहते हैं। बट अभी के हिसाब से 180 डेज हो चुका है, बट एग्जाम में अगर आया तो जनरली मेरे हिसाब से तो 90 डेज लिखना चाहिए। अब आता है सर स्टैंडर्ड असेट, जहाँ पे डिफॉल्ट होने का संभावना नहीं है। सब स्टैंडर्ड मतलब मैंने चार्ट बताया था, चार्ट बनाया था कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। फिर सब स्टैंडर्ड मतलब 12 महीने, तो फिर उसके बाद मैंने बताया डाउटफुल असेट, फिर उसके बाद बताया लॉस असेट। फिर कंपनी को वेव ऑफ कब लेना, कैसे लेना, वो भी बताया था। फिर मैंने बोला इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट रिस्क है ना, इवैल्यूएशन मतलब क्या, असेस करो सर, असेस या मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क कैसे करूंगा सर, सबसे पहले धंधे को समझो, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, क्रेडिटेबिलिटी चेक करो है ना, उसको बोलो कि भैया तेरे रेफरेंसेस दे, ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट करो, ड्यू डिलीजेंस कैसे होता है, क्या होता है, रिटेल और होलसेल के लिए मैंने दोनों के लिए आगे अपन ने बताया था बढ़िया से। फिर मैंने बोला कि रिकवरी कैसे होगा, इधर है ना क्रॉस रेफरेंसिंग लिख लेना है ना, क्रॉस रेफरेंसिंग लिख लेना, उसका मेरा रह गया लिखने का है ना। रिकवरी है ना, तो रिकवरी कैसे होगा वो मैंने बताया है ना, रिकवरी प्रोसेस, हर एक पैसा मेरे लिए कीमती है। फिर बोला नेचर ऑफ बिजनेस समझो। फिर बोला कि मिटिगेशन ऑफ अ क्रेडिट रिस्क, सर मिटिगेशन मतलब ये होता है कि अब मैं इसे टैकल कैसे करूं है ना। अब मैंने देखा कि उस चीज को मैं टैकल कैसे करूं, तो सबसे पहले मैंने बोला कि है ना, उसको टैकल कैसे करना। फिर मैंने बताया कि कई तरीके हैं, उसे हम कैसे टैकल करेंगे, मिटिगेट कैसे करेंगे, हाउ द क्रेडिट रिस्क कैन बी रिड्यूस और मिटिगेट। सबसे पहले मैंने बोला ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग है ना, नेट करके अमाउंट देखो है ना, नेट नेट अमाउंट देखो। दूसरा बोला कोलेटरल है ना, सिक्योरिटी ले लो। तीसरा ये तो तुम्हारे दो प्रकार से हमने बांटे गए थे, एक था फंड बेस्ड, दूसरा है अनफंडेड। फंडेड मतलब जहां पे पैसा रहेगा, जहां पे असेट है, और नॉन फंडेड मतलब जहां पे सिक्योरिटी नहीं है। अनफंडेड में उसको बोलो कि भैया तू गारंटी दे दे, कोई ऐसे बंदे से हमें गारंटी दे दे जो अप्रोप्रिएट पार्टी है। फिर मैंने बताया कि बेसिल के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, और उसको मैंने समझाया था कि कैसे वो क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड है ना, इसका एक अटैचमेंट बताया था और एक चार्ट समझाया था। फिर यहाँ पे अपन ने गए थे कि व्हाट आर द अदर मिटिगेशन मेथड, जहाँ पे मतलब कि रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, प्राइस रिस्क के बेसिस पे डिसाइड करो। क्रेडिट इंश्योरेंस मतलब क्या, कि जो तुम क्रेडिट के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले लो। टाइटनिंग मतलब क्या, उसको भैया बोलो कि जल्दी जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब फैलाओ है ना, तुम अलग अलग सेगमेंट्स में एंटर करो, और कोवेलेंस उससे मांग लो। कोवेलेंस मैंने बताया था क्या होता है कि कोई है ना, कोवेलेंस उसको एक कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, भैया ये तुमको फुलफिल करना है, इस पीरियड में हमें देना पड़ेगा। फिर मैंने बोला क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर क्रेडिट रिस्क, जिसमें हमने 3 टेक्निक देखा, ट्रांजैक्शन, पोर्टफोलियो और पॉलिसीज। ट्रांजैक्शन लेवल पे रिस्क असेस करो, पोर्टफोलियो लेवल पे रिस्क असेस करो, पॉलिसीज प्रोसीजर देखो सही है कि नहीं। फिर हमने देखा कि 5 सीज है। 5 सीज जनरली हम किसके लिए देखते हैं, होलसेल के लिए देखते हैं, वो बताया मैंने। 5 सीज कौन से, कैपेसिटी क्षमता है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, उसका कितना पैसा लगा है वो देखो। कैरेक्टर मतलब चरित्र क्या है ना, उस व्यक्ति का क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, सर पास्ट में क्या किया है। कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी देखो, और कंडीशनिंग मतलब क्या सर, एक्सपेक्टेड है ना सर, फ्यूचर इवेंट में है ना, अगर कोई डिफिकल्टीज आई तो उसने किस प्रकार से टैकल किया है, कैसे करेगा, कैसे पैसे देगा, वो सब देखो। फिर मैंने बोला ड्यू डिलीजेंस, जो ऊपर मैंने तुमको बताया, ड्यू डिलीजेंस हमें रिटेल फाइनेंसिंग का कैसे होगा, स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। वेयर एज ड्यू डिलीजेंस ऑफ होलसेल फाइनेंसिंग जनरली होगा। तो उसके लिए हमने बहुत सारे ये जो तरीके देखे हैं, ये सब उसके अगले हमने तरीके बताए। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग हमें असाइन करती हैं, जैसे ट्रिपल ए, डबल ए, बीबी, बी, और ये सब हमारे बताते हैं। मैंने इधर फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया था, जहां पे तुमको एक क्रेडिट रेटिंग दिखाया था कि ऐसे ऐसे क्रेडिट रेटिंग होती है, और इसके एक क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है वो भी बताया तुमको है ना। फिर अपन ने बताया कि मेरे को कई प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। सब पॉजिटिव मतलब क्या, बढ़ेगा, नेगेटिव मतलब कम होगा। पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, कि मेरे को 2 प्रकार के पोर्टफोलियो है, एक है रिटेल, एक है और दूसरा है होलसेल है ना। तो इसको कैसे रिस्क मैनेज करना, कैसे मैं उसको मॉनिटर करूं। अब लोन तो दे दिया, बट उसको मॉनिटर करना भी ज्यादा जरूरी होगा। आगे बोलता है, आगे 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 मैंने देखा कि हाँ, ये मेरे को इससे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था एसएमए अकाउंट मेरे को अर्ली रियलाइजेशन जल्दी बता देगा है ना। स्पेशल मेंशन अकाउंट मेरे को पहले बता देगा कि भैया ये गलती हो रही है ना। एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 है ना, ये एनपीए के पहले बताएगा, क्योंकि एनपीए जनरली 90 डेज तक का होता है, बट एसएमए जो होगा तुम्हारा 90 डेज से पहले तुम्हें बता देगा। क्रेडिट रिस्क रेटिंग प्रोसेस में हमने तुमको बताया था कि इंटरनल रेटिंग और एक्सटर्नल रेटिंग है ना। इंटरनल रेटिंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट, और एक्सटर्नल रेटिंग तुम्हारी एजेंसीज रहेंगी है ना। यहाँ पे जब भी जो भी एजेंसीज तुम्हें रेट बता रही है, एक्सटर्नल एजेंसीज जो भी रेट बता रही है, उसको तुम हेयर कट करके लो, सो उसको थोड़ा डिस्काउंट करके लो, ताकि तुम्हारा क्या होगा, जो एक्सपोजर रहेगा, रिस्क रहेगा, वो कट जाएगा, कम हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि
तो जो हमारा लॉस रहेगा, दो, एक तो रहेगा एक्सपेक्टेड, दूसरा रहेगा अनएक्सपेक्टेड। एक तो लॉस तुम्हें पता है, एक या तो तुम्हें लॉस नहीं पता। मैंने फिर तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट और एक्सपोजर डिफॉल्ट तीनों समझा दिया था, बट उसमें हमें पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट में कैसे निकालता हूं। तो सबसे पहले होता है पूलिंग मेथड से, एक पुल बनाओ, वहां से तुम देखो कि भैया कैसे कैसे होता है और उसके बेसिस पे तुम परसेंटेज निकालो। स्टैटिस्टिकल मेथड, एक स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन या मेथड यूज करो, जहां पे मैंने तुमको बताया था लॉजिस्टिक है ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तुम यूज करो। स्ट्रक्चरल मेथड मतलब क्या? स्ट्रक्चरल मेथड मतलब ही हमने बोला था कि जनरली लिस्टेड एंटिटीज के लिए जहां पे हम ग्राफ्स, एल्गोरिथम्स और ये सबको यूज करेंगे, स्ट्रक्चरल के मेथड से, उसकी मदद से हम बताएंगे कि भैया रिस्क कैसा है। फिर मैंने बोला कि अगर तुमको है ना एस्टिमेट द लॉस गिवन डिफॉल्ट, एलजीडी है ना, एलजीडी निकालना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक तो पहले सिचुएशन करंट इसमें देखो क्या हो रहा है, साइक्लिक। दूसरा बोलता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में तुम बोलो कि व्हाट इज द ओवरऑल स्टेटस, और तीसरा बोलता है डाउन टर्न है ना, डाउन टर्न मतलब क्या, व्हाट इज द स्टेटस एट द वर्स्ट टाइम, वर्स्ट टाइम में क्या होगा वो देखो। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के लिए मैंने बहुत बढ़िया सा डायग्राम समझाया था, जहां पे तुमको मैंने गीतांजलि जेम्स, पीएनबी और ट्रिपल ए बैंक और ये सबका एग्जांपल लेके समझाया था कि भैया क्या होता है, कैसे होता है, क्या ये नेकेड नेकेड क्रेडिट, नेकेड सीडीएस क्या होता है कि कोई भी बंदा उसे जाके खरीद सकता है। अगर पीएनबी ने, अगर इसने डिफॉल्ट किया है, अगर गीतांजलि जेम्स ने डिफॉल्ट किया है, तो पीएनबी जाएगा बैंक के पास जाएगा है ना, वो बोलेगा, ट्रिपल ए बैंक के पास जाएगा। मैंने बताया था कि वो दो प्रकार से सेटलमेंट हो सकता है, एक फिजिकल सेटलमेंट, दूसरा कैश सेटलमेंट। फिर उसमें हमने बोला था कि क्रेडिट और इसके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सिमिलरिटीज भी रहती है, बट क्या क्या डिफरेंसेस रहता है वो मैंने तुमको डिफरेंसेस के बारे में समझाया था। फिर हमने आए थे कि अदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मैंने तुमको बताया था कि भैया कोवेलेंस रखो, सिक्योरिटी रखो है ना। फिर उसके अलावा हमने बोला था कि अगर तुम है ना ट्रांजैक्शन पे मॉनिटर रखो है ना, ध्यान से तुम देखते रहो ट्रांजैक्शंस को। और सिक्योरिटाइजेशन के लिए मैंने तुमको एक चार्ट समझाया था कि भैया चार्ट देख लेना अगर तुमको समझना है तो। फिर मैं बोला अल्टीमेट जेड स्कोर, अल्टीमेट जेड स्कोर हमें 2 साल पहले बताएगा, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, सर ये डिस्क्रिमिनेट करता है गुड और बैड बोरोवर्स के बीच में, 2 साल पहले ही हमें अंदेशा दे देगा कि भैया ये गलती, ये फॉर्म डूबने वाला है। फिर हमें ये जनरली यूज किया जाता है कॉर्पोरेट के द्वारा, जेड देके, जेड डबल डैश देके और जेड डैश देके है ना। तो जेड जो भी होता है वो हमने बोला कि किसके लिए होता है, जेड जो भी होता है हमारा पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए होता है, जेड डैश होता है प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जेड डबल डैश होता है मैन्युफैक्चरर्स, नॉन मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस कंपनीज के लिए होता है। फिर हमने जेड का फॉर्मूला देखा है ना, इस पे हमें बताया कि कैसे कैसे आ सकता है, कैसे रेशियो का एनालिसिस करना है ना, और कौन सा रेशियो कब आएगा और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। अगर जेड आया तो उसे इंटरप्रेट कैसे करना है, और कौन से रेंज के बीच में आया, तो अगर मैं उसको बैंकरप्सी बोलूंगा, -0.25 है तो मेरा बैंकरप्सी, अगर 0.4 से ज्यादा है या 0.4 है तो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी, कंपनी सेफ है, कंपनी टकाटक है। फिर मैं बोला अल्फा, अल्फा क्या होता है ना, अल्फा के बारे में बताया, बीटा क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होता है ना, आर स्क्वायर क्या होता है वो सब बताया। फिर मैंने आर ए आर ओ सी बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालते हैं और इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है ना। इकोनॉमिक कैपिटल बताया कि इकोनॉमिक कैपिटल जो है कंपनी के पास कम से कम इतना पैसा रखो कि कंपनी अगर है ना स्टेबल रहे, कंपनी सॉल्वेंट रहे है ना, उसका प्रोफाइल डूबे ना। इकोनॉमिक कैपिटल, वैल्यू एट रिस्क बता दिया है। आर ए आर ओ सी है ना, आर ए आर ओ सी के बारे में तुमको क्वेश्चन बताया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक कैपिटल है ना। और ये जो है आर ए आर ओ सी अलोकेट करता है 2 बेसिस पे, एक है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस एवल्यूशन। फिर हम आए थे रेशियो एनालिसिस पे, जहां पे हमने देखा सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रेशियोज के लिए मैंने तुमको एक चार्ट दिया था, बोला था कि भैया यहाँ से तुमको देख लेना कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो कैसे ढूंढने का। मैंने इधर सब जगह लिख दिया हैड द बेटर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नॉर्म, और क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और इंटरप्रिटेशन वो चार्ट में भी दिया गया है और यहाँ पे भी दिया गया है। वर्किंग कैपिटल रेशियो देखा, वर्किंग कैपिटल रेशियोज क्या होते हैं, इन्वेंटरी रेशियो, और आगे हमने देखा क्रेडिट स्कोर मॉडल, जहां पे हम बोले हैं कि क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल इसलिए जरूरी है, इसके हमने एडवांटेजेस बता दिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस आया तो ये पॉइंट लिख देंगे। फिर हमने बोला व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्कोरिंग मॉडल, जहां पे हमने बोला फाइको है ना, फाइको स्कोर कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे हमको दिया गया है, बाइफर्केशन कैसे क्या करना है ना, विंटेज स्कोर के बारे में देखा है ना मैंने, और समरी यहाँ पे बना दिया गया है, यहाँ से समरी से अगर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। प्लस स्कोर क्या होगा है ना, और यहाँ पे हमने बता दिया कि फाइको फिको सब जो भी स्कोर है वो सब हमें कैसे ढूंढना है, क्या करना है ना, ये सब के बारे में मैंने तुमको ज्ञानबाजी दे दिया है। बढ़िया चैप्टर था यार, अच्छा चैप्टर था है ना, इसमें मेरे को ज्यादा बुक में पढ़ना नहीं पड़ा, बट आया। चैप्टर नंबर 7 एसोसिएटेड विद द रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर मेरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन सा रिस्क है, मेरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन सा रिस्क है। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या कि कंपनी के अंदर एक ऐसी सेट ऑफ पॉलिसीज या प्रोसीजर्स ला लो ताकि हमें पता रहे कि ये पॉलिसी से ये चीजें फुलफिल हो रही है, ये सही तरीके से जा रहा है, ईमानदारी है सर, हर एक जगह ईमानदारी है, एथिक्स प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं कंपनी का। सर अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो नहीं हो रहा है तो हमारी कंपनी में गवर्नेंस रिस्क है, और गवर्नेंस रिस्क अराइज होता है सर काफी फैक्टर्स की वजह से, उसका हमने रीजन देखा, जो हमने बोला
बोला कि ये सब रीजन हो सकता है अगर तुमने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं है, काम अच्छे से डिवाइडेड नहीं है, वो सब चीजों के बारे में हमने डील किया। फिर हमने बोला कि भैया कुछ ऐसे 5 प्रिंसिपल्स है जिस वजह से अगर ये रहे तो मैं बोलूंगा सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का स्ट्रांग है। मतलब सबसे पहले बोला कि बिल्ड अ स्ट्रांग क्वालिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज डिसाइड होना चाहिए, इंटीग्रिटी और एथिकल पे तुम डीलिंग पे बात करो, फिर क्या बोलता है इवेलुएट करो परफॉर्मेंस, और क्या बोलता है एंगेज इन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट पे तुम रहो। वो सब चीजों के बारे में हमने देखा कि अगर ये सब है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा। फिर हमने बोला कि साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क या रिकमेंडेड जो की गई है फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा, जिसमें हमने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या क्या ध्यान रखना है, रिस्क कमेटी को क्या क्या देखना है, ऑडिट कमेटी को क्या क्या देखना है, और सीआरओ को क्या क्या देखना है। इस पे एमसीक्यू एक्सपेक्टेड हो सकता है, वही मैंने बताया। फिर मैं बोला कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आरएएस लिमिट, आरएएस लिमिट। सर इसको तो बहुत सही तरीके से आपने समझाया, जिसमें आपने एक चार्ट दिखाया था जिसमें आपने बोला था कि है ना कि रिस्क एपेटाइट मतलब कि कौन रिस्क ले रहा है, रिस्क लिमिट मतलब सर मेरी कितना मुझे रिस्क लिमिट है उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट के आरएएस के बेसिस पे डिसाइड होगा। मतलब ये आप क्वांटिफाई करो सर अमाउंट को, और वो क्वांटिफिकेशन जो बेस्ड होगा वो तुम्हारे रिस्क लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, है ना। इसका मैंने पूरा अच्छे से एग्जांपल दिया था, समझाया था कि रिस्क एपेटाइट कैसे होगा, और ये रिस्क एपेटाइट वगैरह मैंने तुमको बता दिया। फिर मैंने बताया कि जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या चीजें कवर्ड है ना, वो सब चीजें कवर्ड है, क्या क्या प्रिंसिपल कवर्ड है। फिर बोलता है इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अगर इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जहां पे हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो कहा जाता है पप्पा, है ना, मैंने बोला था बाप, है ना, जो बाप है पप्पा है वो है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, है ना। उसके बारे में बोला कि 4 चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वो तुम डिसाइड करो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में होगा, है ना, फिर कौन करेगा, है ना, फिर स्कोप क्या है और सर्कुलेट कैसे होगा, वो सब चीजों के बारे में हमने डील किया। फिर मैंने बोला कि एंटिटी रिस्क असेसमेंट, है ना, एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होगा तो उसके क्या स्टेप्स रहेगी, 5 स्टेप्स मैंने समझाई थी। फिर मैं बोला कि रिस्क अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, इन चीजों की वजह से तुम्हारा रिस्क चेंज हो सकता है या अराइज हो सकता है, चेंज हो सकता है या अराइज हो सकता है, उस चीजों के बारे में मैंने बताया। फिर मैंने बताया रोल ऑफ रिस्क असेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना। रोल ऑफ रिस्क असेसमेंट, कौन कौन सा रिस्क असेसमेंट का रोल रहेगा, है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से। मैंने बोला कि डिग्री ऑफ रिस्क अगर ज्यादा है मतलब ही मटेरियल वीकनेस ज्यादा है, और अगर फ्रॉड की वजह से रिस्क हो रहा है तो ज्यादा दिक्कत है। फिर हमने बात किया रिस्क बेस्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, मतलब ही हमने इंटरनल ऑडिटर के बारे में बात किया कि इंटरनल ऑडिटर आ रहा है तो कुछ न कार्यक्रम करेगा, कुछ न कुछ पुण्य करके जा भैया, इंटरनल ऑडिटर तू आ रहा है तो। फिर हमने देखा कि इंटरनल ऑडिटर के क्या क्या काम है ना, इंटरनल ऑडिटर को क्या क्या काम है वो हमने देखा। फिर हमने बात किया ऑडिट एंड ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर का रिस्क, ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो गया, ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो गया, है ना। और ऑडिट सैंपलिंग रिस्क में हमने देखा सैंपल के बेसिस पर ऑडिटर जो जजमेंट बना रहा है और गलत सैंपल के बेसिस पे जजमेंट बना लिया, सैंपलिंग रिस्क हो गया, है ना। अब इसमें तुम्हारा आई थिंक ऑडिट में 2 रह सकता है सैंपलिंग रिस्क, आई थिंक मुझे याद नहीं है, स्ट्रेटिफाइड और कुछ तो भी क्या तो भी था, सैंपलिंग याद नहीं यार मेरे को, हाँ तो उसमें और डिटेल में होगा ऑडिट में, तो वो देख लेना। फिर क्या बोलता है रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स इन इंडिया। सर इंडिया में कैसे डिस्क्लोजर होगा, मैंने इस पे रियल लाइफ तुमको बताया था भैया कैसे डिस्क्लोजर है, जिसमें मैंने तुमको ये केस स्टडी दिखाया, जसडाइल का तुमको पढ़ने बोला भैया ये पढ़ के जाना, प्रिंट आउट लेके जाना, इज्जत से बस्ती में मत जाओ, है ना। मैं बता दूंगा ये बुक नंबर 3 में आएगा, है ना, बुक नंबर 3 में आएगा अदर ज्ञानबाजी, है ना। बुक नंबर 1 रहेगी तुम्हारी आरएम की, बुक नंबर 2 रहेगा तुम्हारा पास्ट एग्जाम पेपर्स, और बुक नंबर 3 ये सब ज्ञानबाजी, है ना, बुक नंबर 3 आएगी ये सब ज्ञानबाजी, आ जाता है इसमें, है ना। तो अभी से जो बुक बना रहा होगा उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे 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 हमने बताया कि क्या क्या डिस्क्लोजर होगा, ग्लोबल लेवल पे भी डिस्क्लोजर होगा। फिर मैंने तुमको एक बढ़िया सी चीज बताया था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जो बोलता है क्या इंटीग्रेटेड, सर हमें एक रिपोर्ट दे दो जहां पे पूरा हमें एक नॉलेज मिल पाए, जहां पे पूरा इंफॉर्मेशन मिल पाए कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखा। फिर हमने ग्लोबल केस स्टडी देखा जहां पे उन्होंने 3 केसेस के बारे में बताया, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, डेटा सिक्योरिटी ब्रीच और ब्रेक्सिट के बारे में बोला है। फिर हमने देखा कि इंडिया एग्जांपल बेस्ड ऑन स्टील इंडस्ट्री, जहां पे हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे उसके बारे में बताया है, क्या क्या डिस्क्लोजर होगा, कैसे होगा। फिर मैंने ये तुमको पढ़ने बोला था, है ना, डिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर अ, है ना, बोर्ड लेवल कंसीडरेशन ऑफ रिस्क तुमको पढ़ने बोला। और लास्ट में मैंने आया था ओईसीडी के कुछ गाइडलाइंस है, ओईसीडी ने कुछ ज्ञानबाजी किया है, प्रिंसिपल दिया है, 6 प्रिंसिपल दिया है। सबसे पहला बोलता है इंश्योरिंग द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, है ना। जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना रहे हो तो 3 चीजों का ध्यान में रखो, मैक्रो फैक्टर्स, मार्केट सिचुएशंस और लिटिगेशंस के बारे में ध्यान रखो। फिर शेयर होल्डर्स के राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में ध्यान रखो। फिर बोलता है इंस्टीट्यूशन, है ना, स्टॉक मार्केट्स एंड अदर इंटरमीडिएरीज के ध्यान रखो। कुछ स्टेक होल्डर्स के रोल्स है वो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, तो कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, और कुछ रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड है उस चीज के बारे में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो अपन ने सबसे पहले ईआरएम में क्या देखा था? ईआरएम होता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जिसको मैं कहता हूँ बिजनेस रिस्क। ईआरएम जो होता है ये कंपनी के लिए इसलिए जरूरी है ताकि कंपनी के ओवरऑल गोल, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ईआरएम का एम क्या है? ईआरएम का एम ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हमको वो अचीव करवाना है। हमने फिर देखा ईआरएम की डेफिनेशन क्या होती है ना। ईआरएम की डेफिनेशन फिर सीमा के द्वारा क्या है, और यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस देखी अपन ने। फिर मैंने देखा कि ईआरएम के एडवांटेज क्या है ना। ईआरएम के कैसे एडवांटेज है? कॉमन लैंग्वेज है, लिंकेज प्रोवाइड करता है ना। काफी अपन ने एडवांटेजेस देखे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इंप्लीमेंट कैसे करना है ईआरएम को। सर ईआरएम के बारे में तो समझ में आ गया, बट अब मेरे को ये बताओ ईआरएम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? दो पार्ट में होगा, एक तो मैनेजमेंट करेगा, एक तो ऑडिटर करेगा। सर मैनेजमेंट क्या क्या करेगा? रिस्क एपेटाइट देखेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट देखेगा, पोटेंशियल रिस्क क्या है देखेगा, फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है वो देखेगा, फिर कम्युनिकेट करेगा सभी को, है ना। फिर ऑडिटर के अपन ने दो रोल्स देखे। फिर अपन मैंने उसके बाद बताया कि रिस्क अगर तुम्हारा रिस्क एपेटाइट से ज्यादा है तो तुम्हारे लिए है थ्रेट, बट अगर रिस्क एपेटाइट शुड बी ऑलवेज देन विद इन योर रिस्क कैपेसिटी। रिस्क एपेटाइट शुड बी ऑलवेज विद इन योर रिस्क कैपेसिटी। फिर मैंने बताया कि एडवांटेजेस ऑफ ईआरएम थोड़ा बहुत इधर भी बताया। फिर ये कॉमन प्रोसेस असेसमेंट, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के बारे में। फिर रिस्क रजिस्टर के बारे में बताया, रिस्क रजिस्टर तुमको दिखाया था। फिर आईएसओ ने कुछ बोला कि गाइडलाइन सर ईआरएम को कैसे, कुछ टेक्निक्स बताओ कि ईआरएम को कैसे इंप्लीमेंट करना। अपने 7 टेक्निक्स देखा। सबसे पहले बोलता है कि विनिंग सपोर्ट एंड स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, टॉप टू डाउन ड्राइव होगा। फिर बोलता है बिल्डिंग एन ईआरएम यूजिंग अ स्मॉल अप्रोच, छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ो। फिर बोलता है फोकस ऑन अ सिंपल रिस्क मॉडल विद अ स्मॉल नंबर ऑफ टॉप रिस्क, मतलब क्या सिंपल मॉडल बनाओ। आगे क्या बोलता है? रिवरेज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, एक्जिस्टिंग रिसोर्सेस को यूज करो। फिर बोलता है बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, है ना। जो भी एग्जिस्टिंग रिस्क है उसको तुम एज ए लिवरेज करो। सर ऑडिट होता है सर, उसको यूज करो। फिर आगे क्या बोलता है? एम्बेड ईआरएम इनटू बिजनेस फैब्रिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या ये और ओन किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, है ना। और हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को तुमको बताना पड़ेगा, हर एक जनों को बताना पड़ेगा। प्रोवाइड ऑनगोइंग ईआरएम अपडेट्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन टू, एक और कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। डायरेक्टर्स और ये सबको कंटिन्यूस क्या होगा? ईआरएम के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। ये सब अपन देखा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे अपन रिस्क मैच्योरिटी, जो कि मेरा फेवरेट है, एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। रिस्क मैच्योरिटी हमें बताता है कि कंपनी का ओवरऑल पोजीशन क्या है। ऑडिटर को अपने स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, रिस्क मैच्योरिटी के हिसाब से बनाना चाहिए। रिस्क मैच्योरिटी कितने प्रकार की देखी? 5 प्रकार की देखी। रिस्क नाइव, रिस्क अवेयर, रिस्क डिफाइंड, रिस्क मैनेज, रिस्क एनेबल। रिस्क रजिस्टर कहाँ का नहीं होता? रिस्क नाइव और रिस्क अवेयर में नहीं होता। रिस्क नाइव मतलब ताजा ताजा कली खिली है ना। रिस्क अवेयर थोड़ा और लेवल, है ना। और ये मैंने एक बताने का रह गया, है ना, कि ये जनरली एक स्कोर दिया हुआ रहता है कि स्कोर के बीच में अगर ये है तो ये इस रिस्क मैच्योरिटी लेवल पे है, तो एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये स्कोर देख के उसमें गोला बना लेना, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ऑडिटर ने अगर कोई नया नया कंपनी है तो वहां पे उसको इंस्टेड ऑफ चेकिंग द क्या हो सकता है, उसे बताना पड़ेगा कि आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्सेस टू द रिस्क क्या होगा। और प्रोसेस अगर वो प्रोसेस चेक कहाँ पे करेगा? अगर कोई अच्छे लेवल पे, मेच्योर लेवल पे आ चुका है तो। फिर क्या बोलता है कि इंटरनल ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा कि असेस द रिस्क मैच्योरिटी लेवल। तो ये अपन ने चेक देखे थे कि रिस्क एपेटाइट है कि नहीं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, एडुकेट प्रोसेस है कि नहीं, वो अपन ने देखा। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। फिर मैंने बताया कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस क्या है ना। तो एक पूरा स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, प्लान करो, प्रायोरिटाइज करो, मिटिगेट करो, इंप्लीमेंट करो, डेवलप करो, रिस्क रिस्पॉन्स बनाओ और रिपोर्ट करो। फिर आखिर में आता है सर स्टेक होल्डर के लिए तुम काम करो। सर शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, धंधे का वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए तभी इंपॉर्टेंट है। ईआरएम का बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, कुछ आएगा शॉर्ट टर्म, कुछ आएगा लॉन्ग टर्म, दोनों को तुमको कंसिडर करना है और शेयर होल्डर को तुम्हें खुश करना है। और यहाँ पे जो 7 एट्रीब्यूट्स बताए थे तो ऊपर अपने 7 एट्रीब्यूट से कवर हो गया, तो उसको 7 एट्रीब्यूट्स बोला गया है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सबको लेक्चर मजा आया होगा, एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को, ठीक है। और थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। और कोई डाउट्स रहे तो रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब मैंने पहले ही बोला कि ऑपरेशनल रिस्क राइज होगा पीपल प्रोसेस सिस्टम की वजह से, है ना। ऑपरेशंस में दिक्कत, ऑपरेशनल रिस्क में दिक्कत। फिर हमने बोला कि ऑपरेशनल रिस्क में हम बात करेंगे लीगल रिस्क का कि किसके द्वारा बोला गया, बेसिल के द्वारा, बट यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक और रेपुटेशन रिस्क का बात नहीं करेंगे। फिर हमने बोला कि ऑपरेशनल रिस्क कई चीजें, कई रिस्क से लिंक्ड है, जहाँ पे हमने बोला कि रिस्क ऑफ, है ना, लॉज एंड रेगुलेशंस, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस, रिस्क ऑफ तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रेपुटेशन रिस्क रिलेटेड है। फिर हमने डिस्कस किया कि ऑपरेशनल रिस्क क्यों अराइज होता है ना, ऑपरेशनल रिस्क के अराइजिंग के क्यों चांसेस है, क्या क्या चीजों की वजह से ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है। फिर बोलता है रिलेवेंस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क क्यों जरूरी है, देखना क्यों जरूरी है भैया। हमने यहाँ पे लीगल ज्ञान दे दिया कि ये चीजें की वजह से तुम्हें ऑपरेशनल रिस्क जरूरी है, देखना। फिर आगे हमने बात किया
है ना। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस है ना। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस में हमने बात किया कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए जब ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में बना रहा हूँ। फिर हमने बताया कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रहेगी जो लाइन ऑफ डिफेंस देखेगी। लाइन ऑफ डिफेंस में हमने 3 लाइन ऑफ डिफेंस देखा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं उनको क्या क्या प्रोसेसेस रहती है, क्या क्या स्टेप्स रहती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो रहेगा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट रहेगा, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा फर्स्ट लाइन डिफेंस पे, देखेगा क्या क्या गलती है, क्या क्या परफॉर्मेंस है, कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे विकास किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो रहेगा वो इंटरनल ऑडिटर रहेगा, उसे देखना पड़ेगा क्या क्या प्रोसेसेस गैप है, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सब देखना पड़ेगा और उसे सुधार करना पड़ेगा। फिर ये सब कम्युनिकेट होगी अल्टीमेटली जाके किसको, बोर्ड को। फिर हमने देखा इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क एंटिटी लेवल पे होगा, बिजनेस लेवल पे होगा। एंटिटी लेवल पे मतलब कि ओवरऑल बिजनेस लेवल पे, कंपनी लेवल एज अ होल बनाओ और डिपार्टमेंट लेवल एज अ होल बनाओ। एसओपी अगर जो भी बना रहे हो, प्रोसेस नोट बना रहे हो, ग्रैन्युलर लेवल पे होना चाहिए। हर एक चीज डिटेल में कवर करो ताकि मजा आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए। आगे क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क टाइप, आरसीएम एंड आरसीएसए के बारे में हमने देखा, है ना। आरसीएम जो होता है हमारा रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, और आरसीएसएम जो होता है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हर एक मैनेजमेंट एंड स्टाफ कलेक्टिवली जाके आइडेंटिफाई करे, असेस करे, इवेल्युएट करे और जो भी रिस्क है एसोसिएट कंट्रोल्स उससे जाके देखे और समझे। आगे बोलता है, हमने देखा इनहेरेंट रिस्क के बारे में। इनहेरेंट रिस्क क्योंकि हमने देखा कि मेजर इंपैक्ट, माइनर इंपैक्ट, दो प्रकार के इंपैक्ट हो सकते हैं। फिर हमने देखा कई टाइप ऑफ रिस्क। सबसे पहला देखा रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेशंस और वे सब की वजह से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या, फाइनेंशियल लॉसेस आ रहे हैं इस वजह से, है ना। पॉसिबल फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क मतलब, है ना, ये हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क देखा। फिर देखा लीगल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, है ना। रेपुटेशन में देखा फ्रॉड रिस्क मतलब किसी ने फ्रॉड कर दिया है, इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। और एक्सटर्नल रिस्क मतलब ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड कंट्रोल है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल रिस्क। फिर हमने देखा रिस्क ग्रेडिंग, जिसपे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे हमने एक टेबल देखा जहां पे एक एग्जांपल बेस पे उन्होंने एक टेबल बनाया था, जहां पे उन्होंने बोला कि, है ना, पैरामीटर क्या है, हाई, लो, मीडियम में किस तरीके से और कब कब उसे क्लासिफाई करूंगा, हाई, मीडियम और लो में। फिर हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम चैप्टर नंबर 1 से रोते रोते आ रहे हैं, जैसे इम्पैक्ट और सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया, जहां पे मैनेजमेंट जनरली स्किप कर देता है हाई इम्पैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी। और हमने 4 प्रकार के इधर देखा, क्या देखा कि बकेटिंग ऑफ रिस्क 4 प्रकार से हो सकती है। हाउएवर बकेटिंग ऑफ रिस्क, इधर मैंने एक चीज बताना भूल गया, बकेटिंग ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन द मीडियम प्रोबेबिलिटी एंड मीडियम इम्पैक्ट पे भी किया जा सकता है। बट हमने जनरली बकेटिंग की देखा है हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी, हाई इम्पैक्ट लो प्रोबेबिलिटी, हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी, लो इम्पैक्ट लो प्रोबेबिलिटी पे। फिर हमने देखा कि रिस्क रेटिंग, है ना, रेसिडुअल रिस्क क्या होता है। रेसिडुअल रिस्क मतलब कि जो भी रिस्क तुम्हारा बच गया है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल रिस्क, और उसका रैंकिंग और उसका ग्रेडिंग हमने देखा। अगर मेरा कंट्रोल, है ना, कंट्रोल इफेक्टिव मोर है, कंट्रोल सही है, तो रेसिडुअल रिस्क तुम्हारा कम होगा। फिर मैंने बोला कि कंट्रोल मेजर्स कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए जब भी मैं कंट्रोल मेजर सेट कर रहा हूँ। सबसे पहला बोलता है ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस, देख लो साहब कि किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस क्या है। फिर बोलता है इनहेरेंट रिस्क, देखो कि कंपनी में इनहेरेंट रिस्क कितना है, इनहेरेंट रिस्क मतलब कितना रिस्क है, अगर हमेशा ही रहेगा इनहेरेंट रिस्क की बात करता हूँ। और तीसरा बोलता है इम्पैक्ट ऑफ द इनहेरेंट रिस्क मटेरियलाइजेस, अगर इनहेरेंट रिस्क मटेरियलाइज हो गया तो मेरे को कितना इम्पैक्ट होगा। फिर मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने बोला वेरिफिकेशन होगा, रेक्टिफिकेशन, सॉरी, रिकंसिलिएशन होगा, ड्यूटीज को सेग्रीगेट करो, फिजिकल कंट्रोल लाओ, लॉकर वॉकर लगाओ, है ना, सुपरवाइजरी कंट्रोल को सुपरवाइजर रखो हमेशा। फिर क्या बोलता है एक्सेप्शनल ट्रिगर, कुछ अगर एक्सेप्शनल चीजें होती है तो ट्रिगर हो जाना चाहिए, पहले ही पता पड़ जाना चाहिए। और क्या बोलता है ऑथराइजेशन और अप्रूवल्स होना चाहिए। आगे बोलता है कि कई टाइप्स के जो हमारे कंट्रोल्स हैं, सबसे सबसे होते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव मतलब क्या, चीजें गलत ही ना हो। डिटेक्टिव मतलब चीजें गलत हो गई बट पकड़ में आ जाए। मैनुअल कंट्रोल्स मतलब क्या, सर मैनुअली मैं कैच करूंगा बट मैनुअली कैच करना थोड़ा दिक्कतदायक हो सकता है ना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और होता है ऑटोमेटेड कंट्रोल। ऑटोमेटेड कंट्रोल में हमें क्या क्या होता है, प्री डिफाइंड सिस्टम चेक्स लगाते हैं। फिर मैंने बताया कि रिस्क असेसमेंट आरसीएसए, आरसीएसए मैंने पहले बता दिया था, बट उसको आरसीएसए कैसे होगा, आरसीएसए डिटेल्स कैसे होगा, उसके लिए हमने ये देखा कि आरसीएसए कैसे होता है डिटेल में। फिर होता है टेक्नोलॉजी रिस्क, जिसको मैंने रिलेट किया था किससे, है ना, सिस्टम से। सिस्टम, पीपल, प्रोसेस, सिस्टम, तो सिस्टम से मैंने रिलेट किया था टेक्नोलॉजी रिस्क को। टेक्नोलॉजी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो कहा जाता है टेक्नोलॉजी रिस्क। अब टेक्नोलॉजी रिस्क में मेन इश्यूज है, रिस्क क्यों आ सकता है। सबसे पहले अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम, कभी भी बंद हो गया, एकदम से बंद हो गया। दूसरा क्या बोलता है सिस्टम फेलियर प्रिटेंडिंग टू इनकरेक्ट प्रोग्रामिंग सही से नहीं हुई, इस वजह से दिक्कत आ गई। तीसरा बोलता है, यहाँ पे कई एग्जांपल देके फिर हमने देखा कि मास्टर मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है, यूजर एक्सेस कंट्रोल क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, सॉरी अकाउंटिंग सिस्टम में तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर कोई भी चेंज मैनेजमेंट हो रहा है तो वहां पे तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सब चीजों के बारे में हमने डील किया। फिर अगर कोई भी माइग्रेशन हो रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी में माइग्रेट हो रहा है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है, कैसे उसको मिटिगेट करना है। टेक्नोलॉजी अगर आउटसोर्स है तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, वो सब चीजों के बारे में देखा।
फिर हमने देखा की रिस्क इंडिकेटर्स और सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, सिनेरियो एनालिसिस में कैसे होगा, सिनेरियोज में कैसे ध्यान में रखना है, और की रिस्क इंडिकेटर्स हमेशा शॉर्टर इंटरवल पे ध्यान देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। फिर हमने देखा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, सर अगर कोई भी बिजनेस में उल्टा सीधा कार्यक्रम हो गया है, अगर कोई एक्सट्रीम इवेंट हो गया है, तो बिजनेस कैसे काम करेगा, उसके बारे में हमने देखा। अब एक्सट्रीम इवेंट्स के कौन कौन से एग्जांपल थे वो पूरे हमने देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में कैसे लगा सकता हूं अगर एक्सट्रीम इवेंट हुआ तो, है ना। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में कैसे लगा सकता हूं अगर एक्सट्रीम इवेंट हुआ तो, और बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में जब बना रहा हूं तो मुझे कौन कौन से फैक्टर से कैसे कैसे में बनाया जा सकता है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखूं। अगर बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस बना दिया, बट अब किस लेवल पे कैरी करना है, हाउ दोस एक्टिविटीज आर टू बी डन, वो मुझे बताया जाएगा क्या, फंक्शनल रिकवरी प्लान के द्वारा, फंक्शनल रिकवरी प्लान के द्वारा बताया जाएगा। आगे बोलता है फंक्शनल रिकवरी प्लान जब मैं बना रहा हूँ, मुझे कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है, मुझे ये सब चीजों का ध्यान में रखना है, ये सब फैक्टर्स का ध्यान में रखना है ना, ये सब फैक्टर्स को मुझे ध्यान में रखना है। आगे आउटसोर्सिंग रिस्क, जब मैं चीजों को आउटसोर्स कर रहा हूं, कोई भी चीजों को आउटसोर्स कर रहा हूं, तो ये सब चीजों का ध्यान में रखो। दिस आर द फैक्टर्स व्हिच यू शुड नीड या इज मस्ट रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड व्हेन यू आर आउटसोर्सिंग द रिस्क। फिर मैंने बात किया साइबर रिस्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू द सिस्टम रिस्क, है ना। सिस्टम प्रोसेस सिस्टम के बारे में अगर साइबर रिस्क है तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना। आप एग्जांपल दिए कि कैसे कैसे साइबर रिस्क हो सकता है, कहां पे साइबर रिस्क हो सकता है ना। कॉन्फिडेंशियल डेटा चलेगा, ट्रेड सीक्रेट चलेगा, मालवेयर आ गया, रैंसमवेयर आ गया, है ना, तुम्हारा इधर फिशिंग हो गया, फिर तो क्या होगा, ये सब क्या है साइबर रिस्क। अब उसको कैसे मिटिगेट करो, व्हाट आर द टेक्निक्स, रिस्क देखो, आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो, है ना। फिर तुम्हारा इनक्रिप्ट करो सिस्टम को, तुम्हारा रेगुलर कंट्रोल्स बिठाओ, है ना, फायरवॉल्स बिठाओ, है ना, उस सब चीजों के बारे में हमने देखा। फिर आगे क्या बोलता है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, है ना, ऑपरेशनल लॉस ऑफ डेटा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, टेबल देखा इसके बारे में मैंने तुमको समझाया था, ध्यान से पढ़ लेना, ये समझ लेना टेबल के बारे में। फिर इधर हमने देखा कि रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, बहुत फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, फिर उसको रिपोर्ट कैसे करना है, और करेक्टिव एक्शन मुझे लेने पड़ेंगे। फिर हमने बात किया कि बिजनेस इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, है ना, जहाँ पे मैंने तुमको बताया मशीन लर्निंग और ये सब कैसे होता है, सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बताया, अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बताया, इस पे एक एमसीक्यू एक्सपेक्टेड भी है। आगे क्या बोलता है एनालिटिक्स के बारे में, मैं तो एक डायग्राम दिखाया था कि कैसे बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, कैसे एनालिसिस होता है, कैसे चीजों का एनालाइज होता है, और बिग डेटा और ये सब जगह हमने देखा कि ये हमें कोई भी एरर होगा वहां पे हमें ढूंढने में मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और कैसे कैसे यूज होगा वो हमने देखा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि अगर तुम उसको चीजों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखो तो उससे क्या होगा, हैकर्स वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, वहां पे हैकर्स पहुंच नहीं पाएंगे, है ना, जिससे तुम्हें मदद हो जाएगा। इसमें एग्जांपल भी दिया था ब्लॉकचेन का, और इस पे मैं एक केस स्टडी भी डाल दूंगा अपना, क्या बोलते हैं, बिटकॉइन पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना, इस पे केस स्टडी, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई लोग, ठीक है। आगे बात किया हमने लास्ट में इंश्योरेंस की, कंपनी को इंश्योरेंस लेना जरूरी है, सॉरी।